हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं भी बहुत ही मजे में। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर 3 को रिवाइज किया था और चैप्टर 3 के रिवीजन में एक लास्ट टॉपिक था कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, जिसको हमने होल्ड किया था। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। वी नो दैट माइकल पोर्टर के 3 बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज हमें पढ़नी है। इसमें से सबसे फर्स्ट थियरी हमने कवर किया था बाय द नेम ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन एनालिसिस। सेकंड थियरी हमने कवर किया था वैल्यू चेन एनालिसिस, एंड दिस इज द थर्ड थियरी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1 कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं। एट द टॉप वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल, देन वी हैव द बिजनेस लेवल, देन वी हैव द फंक्शन लेवल। याद होगा आपको, बहुत सिंपल है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे को बिजनेस में जाना है, ऐसे सोचो आप, और सिंपल तरीके से। जबकि जब हम बिजनेस लेवल पे आते हैं तो बिजनेस लेवल पे हमें डिसाइड करना होता है दैट हाउ कैन वी डिफीट द कॉम्पिटिटर। सो हाउ टू डिफीट द कॉम्पिटिटर, दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड एट द बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे यू डोंट सी द कॉम्पिटिशन। जैसे आप कहते हैं कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस में और टाटा में क्या कोई कॉम्पिटिशन है, तो फिर आप मुझे बोलोगे सर यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। मैंने बोला मतलब, तो आप बोलोगे सर जैसे टाटा की हम बात करें तो टाटा मोटर्स में है बट रिलायंस मोटर्स में नहीं है। हाउ कैन वी से दैट कि टाटा और रिलायंस आप हमसे कंपटीशन पूछ रहे हो, तो यानी कि यू आर आस्किंग मी टू गो वन लेवल डाउन। जब मैं बिजनेस लेवल पे आता हूं और मैं कहता हूं टाटा मोटर्स का रिलायंस से कोई कंपटीशन है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, बिकॉज रिलायंस इज नॉट ऑपरेटिंग इन मोटर्स। So how to defeat competitor is a question which is dealt at the business level. तो माइकल पोर्टर्स के जेनरिक स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है। बिजनेस लेवल पे कंपटीशन को डिफीट करने के लिए हमारे पास, या आप ऐसे समझो, कंपटीशन को डिफीट करने के लिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जनरली वी कैन थिंक ऑफ। एक होता है कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी, जहां हम कोऑपरेशन की बात करते हैं। कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी में आप अलायंसेस फॉर्म करने की बात करते हो, आप मर्जर्स की बात करते हो, राइट, आप जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं एंड सो ऑन, जहां आप कोऑपरेट करते हो। यू आर नॉट कंपीटिंग विद द कॉम्पिटिटर नाउ, यू आर कोऑपरेटिंग विद देम, साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में माइकल पोर्टर ने हमें 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज दिए। 4 आप कह सकते हो, इस आधार पे आप 4 कह सकते हो क्योंकि चौथा जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन है। तो प्राइमरीली आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, सेकंड ऑप्शन होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, थर्ड ऑप्शन होता है फोकस स्ट्रैटेजी। तो ये 3 मेजर स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हम माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी कहते हैं। जब आप इनको कंबाइन करते हो देन यू गेट समथिंग कॉल्ड एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। तो टोटल आपके 4 स्ट्रैटेजीज बनते हैं। यही एक टॉपिक था प्रीवियस चैप्टर का जो हमने कहा था कि हम अगले सेशन में कवर करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। Here we talk like details action taken to provide value to the customer and create competitive advantage. Competitive strategy का भी एक ही पर्पस, इसका पर्पस है competitive advantage क्रिएट करना, बिकॉज हम जानते हैं कि competitive strategies are meant to defeat competitor। और जब आप competitor को defeat करने की बात करते हैं तो competitor को defeat करने का आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है, that is to create competitive advantage। So that's what we are talking about. So this strategy is all about creating competitive advantage, delivering value to the customer and defeating the competitor. It forms position in the industry. So at business level, we have 3 strategies that concerned with 3 issues basically: meeting customer need, achieving competitive advantage, and availing competitive advantage. Now see this, for us important here is the competitive strategy एंड एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स। आपको ध्यान देना है कि जो माइकल पोर्टर्स के जो जेनरिक स्ट्रैटेजीज है, इसको जेनरिक भी कहा जाता है। किसी चीज को जेनरिक कब कहते हो पता है? व्हाट इज जनरल, एप्लीकेबल टू ऑल। तो इंडस्ट्री वाइज, कंपनी वाइज स्ट्रैटेजीज नहीं होती है अलग अलग। इट्स अ जेनरिक स्ट्रैटेजी, कैन बी अप्लाइड बाय एनी कंपनी इन एनी इंडस्ट्री, एज सिंपल एज इट इज। ओके, सो वी हैव 4 ऑप्शंस और एक के बाद हम एक समझते हुए चलते हैं सबको। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही घातक कॉन्सेप्ट है। घातक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। केस सिनेरियोज बनते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, मजे से स्कोर करोगे एग्जामिनेशन में। ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमारा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। तो एज द नेम इंडिकेट्स वी नो दैट कि इसमें हम कॉस्ट लीडर बनते हैं। कॉस्ट लीडर होने का क्या मतलब है?
and why we are trying to become cost leader. So we are trying to become cost leader because this gives us the capability to reduce our price. अगर आप cost leader हैं तो आप अपने प्राइस को कम कर सकते हैं, और प्राइस को कम करने के लिए यू आर बिकमिंग द कॉस्ट लीडर टेक्निकली. अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में जानते होंगे. बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इसका भी फायदा हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी मिलता है कि हमारा कॉस्ट कम होता है. और होता क्या है कि जब आपका कॉस्ट कम होगा उस कंडीशन में यू विल बी एबल टू चार्ज लेस प्राइस, आप कम प्राइस चार्ज कर पाओगे. सो व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, दैट यू आर एबल टू चार्ज लो प्राइस. सो आपका प्राइस इंडस्ट्री में सबसे कम हो जाएगा, और प्राइस के आधार पे यू विल बिकम यूनिक कंपनी इन दैट इंडस्ट्री. एंड वी नो दैट स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग यूनिकनेस. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप. इसको कैसे अचीव किया जाए, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या लिमिटेशंस है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. कॉस्ट लीडरशिप की अगर हम बात करें तो मैं एक एक करके आपको फीचर्स डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ध्यान से सुनना. सबसे पहला ये क्या है, ये लो कॉस्ट ब्रॉड मार्केट का कॉन्सेप्ट है. व्हेन वी अप्लाई कॉस्ट लीडरशिप वी कवर ब्रॉड मार्केट, वी कवर एंटायर इंडस्ट्री एंड वी ऑपरेट इन दैट इंडस्ट्री कीपिंग आवर कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल. तो ब्रॉड मार्केट में जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दो तरह का हो सकता है, मार्केट की बात करते हैं तो दो तरह का हो सकता है. इट मे बी ब्रॉड मार्केट और इट मे बी अ सेगमेंट. जब हम कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, इन दैट केस वी आर टारगेटिंग द ब्रॉड मार्केट, बट जब हम फोकस की बात करते हैं देन वी आर टारगेटिंग द सेगमेंट. तो लो कॉस्ट ब्रॉड मार्केट. सेकेंड इज रिक्वायर्ड कॉस्ट रिडक्शन एंड सर्टेनली यू विल हैव टू डू दैट. इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो आप कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हो तो कॉस्ट रिडक्शन, क्या आप प्रोडक्शन में कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, क्या आप मार्केटिंग के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, क्या आप R&D के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, आप किस कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं. तो आप बोलोगे सर हमें हमारे बिजनेस के ओवरऑल कॉस्ट को कम करना होगा. सिर्फ एक डिपार्टमेंट में कॉस्ट कम करके हमारा काम नहीं चलेगा. प्रोडक्शन का भी कॉस्ट कम करना होगा, मार्केटिंग का भी करना होगा, सेल्स का भी करना होगा. हर एक जगह जहां कहीं भी चांसेस हैं हम अपने कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. So it is spread to entire firm. It is spread to entire firm. Cost reduction. Low cost producer we have to become. Low cost producer बनने का मतलब है you will get the capability to charge low price. So low cost, low price is the fundamental principle. Spread to entire firm. As I told you, किसी एक particular area में cost control करके you are not going to get any benefit. कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, right? It should spread to entire firm. Tight cost control. Yes, budgetary control आपका tight होगा. Backward and forward integration will help you in this. Price sensitive market and high efficiency. Now, it is very obvious. Look, if you are looking to reduce your cost, your efficiency must be high. Because we know that efficiency means, producing output at minimum cost. So, efficiency अगर आपका high होगा, तभी आपका low cost होगा. So, cost leadership में you will try to gain high efficiency. Along with that, you are producing goods at lower cost just to get the power to reduce your price. So your price is lowest in the industry. अब ये कैसे मार्केट के लिए सही होगा? Look, when you are relying on low price, तो आपका मार्केट का प्राइस सेंसिटिव होना जरूरी है. प्राइस सेंसिटिव मार्केट किसको कहते हैं? ऐसा मार्केट जहां सफिशिएंट नंबर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर्स हो, जो प्राइस के आधार पे स्विच करें. अगर उन्हें कोई भी प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लो प्राइस में मिल रहा है तो उस लो प्राइस उनके लिए क्या हो, ट्रिगर हो, और जिसके आधार पे वो स्विच करें. ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर हम उसको वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है. एंड इफ इट इज नॉट अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, कॉस्ट लीडरशिप वॉन्ट वर्क. ये काम नहीं करेगा. ये तभी काम करेगा व्हेन इन द मार्केट देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर. सफिशिएंट नंबर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर होना क्यों जरूरी है? इसका एक सिंपल सा कारण. लुक, योर प्राइस इज लो. व्हेन योर प्राइस इज लो, तो सर्टेनली योर मार्जिन विल बी लो. So to generate profit, now you will have to play on volume. अगर आपकी सेल ज्यादा नहीं है, अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, उस कंडीशन में you won't be able to reap the profit. And that is why we say that it is very important here that the market is having sufficient size and certainly there are sufficient number of price sensitive buyers जो प्राइस के आधार पर स्विच करके कॉस्ट लीडर के प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करेंगे. So these are certain characteristics. जैसे हमने क्या कहा, लो कॉस्ट ब्रॉड मार्केट है ये,
कॉस्ट रिडक्शन की जरूरत होती है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना होगा, लो प्राइस हम चार्ज करेंगे, स्प्रेड टू एंटायर फॉर्म, हाई एफिशिएंसी हमें गेन करना होगा, मार्केट में सफिशिएंट नंबर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर होना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल टाइट होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस कॉस्ट, टैक्स सेविंग वगैरह भी होता है तो उसके भी फायदे आपको मिल जाते हैं. सो दीज आर सर्टेन फीचर्स. नाउ टॉक अबाउट अचीविंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय अचीविंग? इसको समझो जरा ध्यान से. क्या रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है और एक्शंस का क्या मतलब है? आपने नोटिस किया होगा, पहले भी मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी वाइल रिवाइजिंग मैंने आपको कभी कभी वर्ड यूज किया होगा कि स्ट्रैटेजिक डिमांड्स. हर एक स्ट्रैटेजी के डिमांड्स होते हैं एंड दोज डिमांड्स मस्ट बी फुलफिल्ड. अगर आप नहीं फुलफिल कर पाते हो, राइट, उस कंडीशन में स्ट्रैटेजी का फेल होना तय है. दैट्स ऑब्वियस, इट विल फेल. So that demand now we are going to discuss about. We are going to talk about the actions, the requirements to be a cost leader, right? तो क्या requirements हैं, क्या actions हैं, और how can we achieve cost leadership? इन सबका एक ही जवाब होगा. So let's see the first point. Optimum utilization of resources. कहते हैं सर cost reduction का ये fundamental principle है. So if you are not able to utilize your resources 100%, certainly your cost will be high comparatively. So optimum utilization of resources होना चाहिए, तभी हमारा कॉस्ट कम होगा, हम अपने प्राइस को कम कर पाएंगे. सेकंड, तो सर डू वी हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी? तो हम कहेंगे यस, आपको करना होगा. यू विल हैव टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज यू विल हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट. आपको अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और जब आपको अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, यू विल हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी. यू विल हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट कि आप ओवरऑल अपने जो आपका कॉस्ट है उसको आप क्या करो, कम कर सको. So invest in cost saving technology, right? Invest in cost saving technology. That is the second action or the requirement or achieving. अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा second point यही होगा. हटा जाओ, resistance to differentiation till it becomes essential. Okay, आपने तो सर ये कहा था प्रीवियस क्लास में कि हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो that is a truth. हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होगा. बट अब जरा सोचो, what happens when we differentiate our product? Differentiation का मतलब है that you are providing unique features and you are trying to create uniqueness. So when you are trying to create uniqueness in market, in that case, what is happening here exactly? कि आपको फीचर क्रिएट करना होगा. For that you will have to invest a lot in R&D. आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाना होगा, राइट? आप फीचर है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही मैं बहुत ज्यादा पैसा R&D में लगाता हूं, जैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उस सिचुएशन में मेरा कॉस्ट तो बढ़ रहा है. बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट लीडरशिप? कॉस्ट लीडरशिप कहता है कि आपका कॉस्ट कम होना चाहिए, बट आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो ये कैसे हो सकता है? ये तो दो नाव में सवारी करने वाली बात होगी ना. एक पैर एक नाव में, एक पैर दूसरे नाव में, और दोनों नाव दो डायरेक्शन में जा रही है. तो क्या होगा इंसान का, बताओ मेरे को. अब सब अजय देवगन तो होते नहीं है, दो मोटरसाइकिल पे खड़े होकर सवारी कर ले. तो आइडिया बड़ा सिंपल है. हम कहते हैं सर नहीं करना चाहिए, वी शुड रेसिस्ट इट. इसको रेसिस्ट करो तब तक जब तक ये एसेंशियल ना हो जाए. सिचुएशन विल अराइज जब आपको लगेगा कि नाउ टू सर्वाइव यू हैव टू डिफरेंशिएट, देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज डोंट डू इट. अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट लीडरशिप है. सर्टेनली यू विल हैव टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड आई होप यू रिमेंबर इट. ये रिपीटेड टास्क से जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, वी गेट द एक्सपीरियंस टर्न्स इनटू expertise turns into high efficiency, and that is what the concept of economies of scale is all about. That with increasing volume of production, cumulative volume of production के बढ़ने से per unit cost क्या होता है, reduce होता है. That you have to achieve. And prompt forecast of demand. So prompt forecast of demand is also very important, right? You cannot have a huge inventory. You have to forecast your demand promptly and you have to respond quickly. So ये हो गए कुछ requirements और कुछ actions. Let's talk about the advantages. अगर हम एडवांटेज की बात करें बालक कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो अब आपको मैं 5 फोर्सेस याद दिलाना चाहूं. 5 फोर्सेस मॉडल में आपने 5 फोर्सेस के बारे में पढ़ा था. सेंटर में आपका राइवलरी अमंग फर्म था, फिर आपने ऊपर से उसको न्यू एंट्रेंट को दिखाया था, राइट लेफ्ट में आपने बायर्स एंड सप्लायर्स को दिखाया था, और फिर बॉटम साइड में आपने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट को दिखाया था. याद आया डायग्राम? So we have 5 forces model in place. किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो वहां के कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को समझने के लिए हम 5 फोर्सेस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. 5 फोर्सेस मॉडल हमें बताता है कि उस इंडस्ट्री का ओवरऑल कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कैसा है. करेक्ट?
नाउ माय आइडिया इज वेरी सिंपल हियर। लुक, अगर कॉस्ट लीडरशिप आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी कंपनी में, इट मींस you will earn profit. Yes, number one. Number two, you will be able to defeat your competition by creating competitive advantage or uniqueness. Yes or no? Yes. Then my point is, in an industry there are 5 forces which are operational. How cost leadership is going to help you to handle all these forces? क्योंकि यही 5 forces इंडस्ट्री के नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को बताते हैं, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं। तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपको इन 5 फोर्सेस को डील करने के लिए ऑप्शंस देगा, हेल्प करेगा। तो आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे यही तो कॉन्सेप्ट है। जब आप माइकल पोर्टर को पढ़ते हो ना, तो 5 फोर्सेस को और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को साथ में रखो, यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अब हम एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज क्या है कॉस्ट लीडरशिप का? आप कहते हो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ 5 फोर्सेस, इन 5 फोर्सेस के प्रेजेंस में भी द कंपनी विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। इसके प्रेजेंस में भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। आप बोलोगे अच्छा, ये कैसे हो सकता है? अगर सप्लायर ने बार्गेन किया तो भी हम हाँ, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहें, हम कहते हैं 5 फोर्सेस को न्यूट्रलाइज कर देगा ये स्ट्रैटेजी। हाउ सो? लेट्स टॉक अबाउट द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर फर्स्ट। सप्लायर बार्गेन करता है टू गेट मोर प्राइस फॉर द रिसोर्सेस, और जो बिजनेसेस होते हैं वो सप्लायर से रिसोर्सेस खरीदते हैं। सप्लायर ने अगर अपने प्राइस को बढ़ाया तो उस कंडीशन में कॉस्ट लीडर पे क्या असर होगा? तो आप कहते हैं कॉस्ट लीडर का कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम है, तो जो भी प्राइस इंक्रीज है उसके शॉक को कॉस्ट लीडर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, और सप्लायर के बार्गेनिंग पावर का इंपैक्ट, असर कॉस्ट लीडर पे बिल्कुल भी नहीं होगा टू सम एक्सटेंट। तो दिस इज द आइडिया। तो क्या हुआ कि सप्लायर का बार्गेनिंग पावर काम किया? नहीं किया। लाइकवाइज थिंक अबाउट द न्यू एंट्रेंट। क्यों नहीं गया था जेरोक्स पीसी इंडस्ट्री में? बिकॉज डेल वाज एंजॉयिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? तो अब जरा सोचो, कोई न्यू एंट्रेंट है और न्यू एंट्रेंट देखते हैं कि देयर इज सम कॉस्ट लीडर एंड दैट कंपनी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो प्राइस, बहुत कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और आपको पता है कि ये इतनी आसानी से अचीव नहीं होता। इट टेक्स ईयर्स ऑफ वर्क, रिपीटेड टास्क, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो क्या ये डिस्करेजमेंट नहीं होगा फॉर अ न्यू एंट्रेंट? आप क्या बोलोगे? यस, फॉर अ न्यू एंट्रेंट इट विल बिकम अ डिस्करेजमेंट पॉइंट ऑफ, राइट? सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचो, क्या सब्स्टिट्यूट प्राइस पे कस्टमर को ब्रेक कर सकता है? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस है, करेक्ट? तो इस तरह से आप देखोगे 5 फोर्सेस को के प्रेजेंस में यू विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज दीज फोर्सेस वोंट अफेक्ट यू दैट मच, वो आप पे ज्यादा असर ही नहीं कर पाएंगे, और यही इसका एडवांटेज है। तो अगर आप एडवांटेजेस की बात करो, तो पहला एडवांटेज हमने कह दिया, राइवलरी अमंग फर्म। कॉम्पिटिटर विल अवॉइड प्राइस वॉर। द रीजन इज वेरी सिंपल, योर प्राइस इज ऑलरेडी लोएस्ट। आपसे कौन प्राइस करेगा? प्राइस वॉर करेगा। प्राइस वॉर करने का मतलब है उन्हें नुकसान उठाना होगा, तो सर्टेनली दे विल अवॉइड प्राइस वॉर। कॉम्पिटिटर्स अवॉइड प्राइस वॉर। सेकंड, बायर का पावर इज नॉट इफेक्टिव। Buyer's bargaining power is not effective. On what basis the buyer is going to bargain with you? By choosing you because you are the cost leader. Your price is the lowest price. तो बायर किस चीज के लिए बार्गेन करेगा? ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस पे आप प्रोडक्ट दे रहे हो, तो बायर के पास बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं होता। बायर का बार्गेनिंग पावर काम करना बंद कर देगा। सप्लायर का मैंने आपको बताया, जो भी थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज होता है सप्लायर की तरफ से, दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द कॉस्ट लीडर इजीली। न्यू एंट्रेंट की अगर बात करो तो हाई एफिशिएंसी बिकम्स एंट्री बैरियर, डिस्करेज कर देगा ये न्यू एंट्रेंट को टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। एंड सब्स्टिट्यूट में क्या बोलते हैं? इनइफेक्टिव अगेंस्ट लो प्राइस। लो प्राइस पे सब्स्टिट्यूट काम ही नहीं करता। ये इसके क्या हो गए? एडवांटेजेस होते हैं। क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं? हम बोलेंगे हाँ, बिल्कुल डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज स्ट्रेटजी का जो कॉमन डिसएडवांटेज है, तो हर एक स्ट्रेटजी में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉपी बाय द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जैसे ही देखता है कि दिस स्ट्रेटजी इज वर्किंग, दिस स्ट्रेटजी इज गुड, कॉम्पिटिशन क्या करता है? उसको कॉपी करता है। सो कॉपी बाय कॉम्पिटिशन में भी देयर, राइट? तो पहला रिस्क तो ये हो गया, कॉपी बाय कॉम्पिटिशन। सेकंड, हाई सेल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। मैंने पहले क्या कहा था, मार्केट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव, डोंट यूज कॉस्ट लीडरशिप, कभी मत करो। बिकॉज एंड इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट हाई सेल्स वॉल्यूम, कभी भी कॉस्ट लीडरशिप को अप्लाई मत करो, बिकॉज इट विल हार्म यू टू दैट लेवल कि आप शायद रिकवरी ना कर पाओ। So because you will have to have high sales volume, and that's a kind of disadvantage, that's a kind of risk associated with the cost leadership. Technological breakthrough may make it totally irrelevant. अगर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है तो आपकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से irrelevant हो जाएगी,
और एक बात और जरा सोचो, व्हाट वी डिड, वी कट द कॉस्ट इन R&D, मतलब इनोवेशंस को किल कर रहे हैं हम। वी कट द कॉस्ट इन मार्केटिंग एंड सेल्स। अब ये जो मार्केटिंग में हमने कॉस्ट कट किया है और R&D में हमने कॉस्ट कट किया है, लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो आप कहते हो कॉस्ट कटिंग इन R&D, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा may be proved very costly in future, in long run, right? So this is your cost leadership strategy. There are a lot of examples. We talked about Nirma. Nirma is a good example of cost leadership. We talk about MACD. That's a good example of what? Cost leadership. Correct? Next, aa jao. Differentiation strategy. Differentiation, as the name suggests, this is another way to create competitive advantage according to Michael Porter. What is differentiation? नाम से क्या पता चल रहा है आपको? इसमें कंपनी खुद को डिफरेंशिएट करेगी, अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करेगी, एंड दैट व्हाट द डिफरेंशिएशन इज। याद करो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, दाग अच्छे हैं, एंड वी सेड कि सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे हैं, दे रन ए कैंपेन ऑन टीवी, बहुत पॉपुलर ऐड है उनका। अब ये दाग अच्छे हैं कहने का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है वो दाग की तारीफ नहीं कर रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कि हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि किसी भी तरह का दाग हो वो उसको बहुत ही आसानी से धो देता है। दैट इज व्हाई दे से दाग अच्छे हैं, एंड दैट कैंपेन इज अ हिट कैंपेन। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं। जब आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को गौर से देखोगे, यू विल फाइंड दैट इन एवरी एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ब्रांड को आपको डिफरेंशिएट करना होता है ताकि एक ब्रांड आइडेंटिटी बने, ताकि कस्टमर कि अच्छा जो भी आपका यूनिकनेस होता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इररिलेवेंट होगा, इस कंडीशन में उस यूनिकनेस का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो टारगेट ब्रॉड मार्केट होता है, टारगेट ब्रॉड मार्केट होता है, एंड वी ट्राई टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पैक्ड विद फीचर्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड सर्टेनली दोज प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एज पर द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के क्या प्रेफरेंसेस हैं, कस्टमर का क्या टेस्ट है, उसको थॉरोली एनालाइज करने के बाद ही हम अपने प्रोडक्ट को इस तरह से क्रिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन कई सारे आधार पे हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ब्रांड के आधार पे भी डिफरेंशिएशन होता है, फीचर्स के भी आधार पे डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंजीनियरिंग के आधार पे भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, डिजाइन के आधार पे भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। डिफरेंशिएशन आप बहुत सारे पैरामीटर्स पे कर सकते हो, जहां आप अपने प्रोडक्ट को यूनिकली पोजीशन करो मार्केट। बस याद रखना कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ यूनिकनेस है, ये कस्टमर के नीड के हिसाब से होना चाहिए। करेक्ट? So it's a unique product in a broad market. So here we are talking about uniqueness perceived by the customer. Now we are not talking about the price, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ेगा, and since your product is unique and is being perceived uniquely by the customer, you are going to charge high price, isn't it? Yes, you are going to charge high price. Brand, design, feature, availability, life, ease of use, इसके आधार पर differentiate कर सकते हैं। It does not guarantee competitive advantage. Okay, this is very obvious thing. None of the strategy guarantee competitive advantage. Nothing is guaranteed in this world. So the differentiation strategy also says, no, I'm not guaranteeing you the competitive advantage. Why so? The one inherent limitation of every strategy that it can get copied. So yes, you have differentiated yourself based on certain things and some competitor copies it. तो आपका एडवांटेज क्या होगा? उसी समय खत्म हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, देयर में बी सर्टेन फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिलहाल एक बात को ध्यान में रखना, केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड एंड फर्म चार्ज हाई प्राइस। आप हाई प्राइस चार्ज करोगे बिकॉज योर प्रोडक्ट इज यूनिक, एंड दैट इज द वेरी मच आइडिया। यू नो व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग, because differentiating product will involve lot of cost. तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ रहा है, और जब हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियस है ना। सुपीरियर प्रोडक्ट विद डिफरेंशिएटिंग फीचर, एंड दैट इज व्हाट, तो हम कहते हैं यही तो है सर, सुपीरियर प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना होगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। टॉक अबाउट आईफोन, सो दैट इज अ सुपीरियर प्रोडक्ट। आईफोन इज हैविंग फीचर्स जो दूसरे फोन के पास नहीं है। सो superior product with differentiating features, these are certain characteristics. आपने कहा यूनिक प्रोडक्ट, ब्रॉड मार्केट, ब्रांड इमेज,
brand design, feature availability, life, ease of use, etc. may be the basis of differentiation. Does not guarantee competitive advantage. Careful study of buyers' need and preferences are required. Firm charges high price, superior product with differentiating features. We have in the case of differentiation strategy. How to achieve it? इसको कैसे अचीव करें? इसको कैसे अचीव करें? तो आपने क्या नोटिस किया? लेट्स टॉक अबाउट द आईफोन. क्या आपने नोटिस किया आईफोन में? आप कहते हो कि सर आईफोन after every certain time, so let's say 1 year or so, they launches a new model of the phone. अब ये जो एप्पल जो न्यू मॉडल लॉन्च करता है तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन. व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग, उनका एक मॉडल ऑलरेडी बहुत अच्छा बिक रहा है बट दे लॉन्च अ न्यू मॉडल, so they are killing their old model by launching a new and advanced model. But why they are doing it? They will have to do it because if you are not consistently innovating, then your differentiation won't work. क्योंकि the competitors will catch up. तो फिर आपका differentiation long lasting नहीं होगा. It won't be sustainable. That is why the first requirement here in the differentiation strategy is rapid innovation. लगातार इनोवेट करना होगा, रैपिडली इनोवेट करना होगा आपको to maintain your position. You have to work to enhance your brand value. Enhance your brand value by making effort. Certainly, one of the strengths required to achieve differentiation is marketing talent. If you see the advertisement of Apple, you will see that how they differentiate themselves from others. The marketing talent is very strong. So, आपको अपने ब्रांड वैल्यू को इनहांस करना होगा बाय मेकिंग एफर्ट. आपको अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को बढ़ाना होगा. हमने सर्फ एक्सेल की बात करी थी. दैट वाज व्हाट? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. फिक्स प्राइस बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स. प्राइसिंग को लेके यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. वैसे भी हमने पहले ही पढ़ा था कि प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग, अंडर प्राइसिंग से बचना है, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग करनी है. तो जो हमारे फीचर्स है उसके आधार पे हम अपने गुड्स के प्राइस को फिक्स करें. Offer utility for customers, match customers' needs and preferences, what we have said in characteristics as well. That differentiation strategy is only applied after thorough analysis of needs and preferences of the customer and offer high quality product. कैसा product? High quality product. So high quality product, high price is the differentiation. Let's talk about the advantage and disadvantage. जरा बताओ advantage क्या होगा? हमने कहा सर सेम, हमारे पास 5 फोर्सेस थे कंपटीशन. करेक्ट. 5 फोर्सेस को हमने कॉस्ट लीडरशिप में देखा कि कैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी उन 5 फोर्सेस को क्या करता है? इनइफेक्टिव बना देता है. करेक्ट. एग्जैक्टली इन सेम मैनर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आपके 5 मॉडल के 5 फोर्सेस को इनइफेक्टिव बना देगा. है ना बड़ा इंटरेस्टिंग. तभी तो कहते हैं पोर्टर बाबा, ऐसे थोड़ी कहते हैं. तो कैसे इनइफेक्टिव बनाएगा जरा सोचो. योर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. Correct. It means your product is being perceived uniquely by the customer. The customer is considering your product as a unique product. What about the entrant? क्या entrant का वो brand value होगा तुरंत लॉन्च होते ही? आप बोलोगे सर डाउटफुल. तो entrant देखता है कि this is highly differentiating product और इस तरह का प्रोडक्ट क्रिएट करने में I will have to make lot of investment and that is going to take lot of time. तो इतना टाइम और इतना इन्वेस्टमेंट और उसके बाद सर्वाइव करना मार्केट में, इज इट पॉसिबल फॉर मी? तो वो एक पॉइंट, वो डिस्करेजमेंट क्रिएट करता है न्यू एंट्रेंट में और न्यू एंट्रेंट समझता है इस बात को कि दैट इज हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. सो नाउ गेटिंग इनटू दैट इंडस्ट्री इज नॉट गुड. है ना. तो वो क्या करता है? अवॉइड करता है. तो देखो प्रेशर क्या हो गया? खत्म हो गया. हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. कस्टमर अगर आता है आपके पास और कस्टमर ट्राइज टू एक्सरसाइज द बार्गेनिंग पावर, तो वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कस्टमर इज परसीविंग योर प्रोडक्ट एज यूनिक प्रोडक्ट and that is why they are buying your product. So if they try to negotiate on price, you can simply deny it. If they are price sensitive, trust me, they are not your customer. They are the customer of cost leaders, not your customer. If you are highly differentiated, so they won't negotiate for price. iPhone में price negotiation होता है क्या? कस्टमर को फर्क पड़ता है कि उनसे कितना चार्ज किया जा रहा है? आप कहते हो नहीं. तो लाइकवाइज 5 फोर्सेस क्या हो जाते हैं? इनइफेक्टिव हो जाते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी 5 फोर्सेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और 5 फोर्सेस के प्रेजेंस में यू विल बी एबल टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट. दैट इज द एडवांटेज. सो राइवलरी की बात करो, ब्रांड लॉयल्टी वर्क्स एज अ सेफगार्ड. तो जो आपस के जो राइवल है, इंडस्ट्री के जो राइवल्स है, वहां भी जो ब्रांड लॉयल्टी आपके कस्टमर को आपके प्रति है, दैट ब्रांड लॉयल्टी वर्क एज अ सेफगार्ड. कस्टमर वॉन्ट स्विच. बायर
गेट स्पेशल फीचर, सो डोंट नेगोशिएट। वो नेगोशिएट नहीं करते। क्यों भाई, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उन्हें क्या मिल रहा है? स्पेशल फीचर। दैट इज द पॉइंट बेसिकली। बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन दे आर चूजिंग यू, so they won't negotiate. Supplier firm absorb higher, price, or price is the right word, from supplier. देखो, raise in price from supplier. अगर supplier price raise करता है अपने resources का, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because you will be able to absorb it. You are already charging high price. एंड एट लेटर स्टेज, मान लो लगातार अगर रिसोर्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि याद रखना, डिफरेंशिएशन में कॉस्ट प्राइस मुद्दा ही नहीं है, ये तो यूनिकनेस मुद्दा है, राइट? एंट्रेंट कांट कम विद एक्सपेंसिव इनोवेटिव फीचर्स एंड सब्स्टिट्यूट कॉस्ट लॉयल्टी हेल्प्स यू, है ना? सब्स्टिट्यूट में भी क्या होता है? कस्टमर लॉयल्टी क्या करता है? मदद करता है। नॉट कॉस्ट लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या करता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में मदद करता है और कस्टमर स्विच नहीं करते। तो इन पांचों फोर्सेस के प्रेजेंस में यू विल बी एबल टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस? Differentiation difficult to sustain in long run. As I told you, if you have to sustain differentiation, you have to keep innovating. The moment you lose his grip on innovation, game over. कोई कॉम्पिटिटर आपको क्या करेगा? बीट करेगा। इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। आपको लगातार इनोवेट करते रहना होगा, तभी आप इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो। कस्टमर फेल टू परसीव वैल्यू प्रोडक्ट हाई इनफ अगेंस्ट प्राइस। प्राइस को लेके हमने शुरू में ही एक आप क्वेश्चन दे दिया था कि भाई देखो, प्राइस जब सेट करोगे तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। जो फीचर आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसी फीचर के आधार पे आप अपना प्राइस सेट करना। क्योंकि आप जानते हो कि द प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय कस्टमर इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट बाय द कस्टमर। कस्टमर तो उसको कॉस्ट की तरह देखता है, और अगर कस्टमर उसको कॉस्ट की तरह देखता है तो while deciding और आफ्टर परचेज, कस्टमर certainly will do the cost benefit analysis कि मेरे को इसमें कितना कॉस्ट लगा, मुझे इससे कितना बेनिफिट मिला। और उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इफ कस्टमर फील्स दैट यू आर ओवर चार्जिंग, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी क्या? नहीं करेगी। इफ डिफरेंशिएशन basis something which is not valued by the customer, suppose you didn't analyze the customers, आपने कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को नहीं समझा, और बिना कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंस को समझे हुए आपने अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, तो जिस वैल्यू की आप बात कर रहे हो ना, वो वैल्यू कस्टमर के लिए वैल्यूड ही नहीं है। जिस फीचर की आप बात कर रहे हो वो कस्टमर को चाहिए ही नहीं, तो क्या आपका प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। तो लॉन्ग रन में सस्टेन करना डिफिकल्ट है। कस्टमर अगर हाई वैल्यू परसीव ना करे तो भी स्ट्रैटेजी फेल होती है। डिफरेंशिएशन बेसिस समथिंग व्हिच इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर, तो भी स्ट्रैटेजीज फेल होती है। और कंपटीशन के द्वारा कॉपी हो सकता है, ये चांसेस तो हमेशा बनते हैं, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो दो थे हमारे, सबसे पहले हमने देखा कॉस्ट लीडरशिप को, फिर हमने देखा डिफरेंशिएशन को। नाउ वी विल गो टू द फोकस स्ट्रैटेजी। नाम से ही नहीं पता चल रहा है फोकस कर रहा है ना? किस पे फोकस कर रहा है? तो हम कहते हैं सेगमेंट पे। जब डिफरेंशिएशन की बात करी और कॉस्ट लीडरशिप की बात करी तो वहां बहुत क्लियर कट था दैट वी आर फोकसिंग, नॉट फोकसिंग, वी आर टारगेटिंग द ब्रॉड मार्केट। बट व्हेन यू टॉक ऑफ द फोकस स्ट्रैटेजी, इट मींस यू आर लुकिंग फॉर अ सेगमेंट, नॉट एंटायर इंडस्ट्री। बड़ा स्मार्ट मूव है ना। पूरी इंडस्ट्री में जाओगे, यू विल हैव टू फाइट विद बिग कंपनीज, बट इफ यू फाइंड अ सेगमेंट, अ प्रॉफिटेबल सेगमेंट, तो फिर आप उसको आसानी से एंजॉय कर सकते। न्यू कंपनीज, स्टार्टअप यूजुअली फॉलो दिस पाथ। Focus strategy. Organization concentrate particular group of customers, market or product, है ना? Particular group of customer, particular market, particular product पे क्या कर सकता है? कंसंट्रेट करता है। Effective when customers have different needs and preferences. Segment बनने का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, एक मार्केट में सारे कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस सेम हो सकते हैं, है ना? तो हम कहते हैं सर थियोरेटिकली हो सकता है। हम अगर मैं बोल दूं कि सबकी नीड सेम है, हम कहते हैं सर थियोरेटिकली है वो। क्या ऐसा होता है? हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोगों की जरूरतें अलग होती है। सो लोगों का कैटेगराइजेशन है ना, लोगों का कैटेगराइजेशन है एजुकेशन के हिसाब से, कैटेगराइजेशन है रेस एंड रिलीजन के हिसाब से, कैटेगराइजेशन है इनकम के हिसाब से, कैटेगराइजेशन है लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो लोगों का कैटेगराइजेशन है ना सर, और जब लोगों का कैटेगराइजेशन होगा तो उनके नीड्स एंड प्रेफरेंसेस सेम नहीं हो सकते। तो अब जब
तो ये पॉइंट जो है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप कह रहे हो इफेक्टिव एंड कस्टमर हैव डिफरेंट नीड एंड प्रेफरेंसेस, और फिर आप क्या कह रहे हो कि डिफरेंट नीड एंड प्रेफरेंसेस तो होगा ही होगा, है ना, तभी सेगमेंट बनेगा। तो अब जो सिमिलर नीड के जो सेट ऑफ बायर्स है ना, सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, उसको आप सेगमेंट कह रहे हो। तो पूरी इंडस्ट्री को ना देख के आपने एक सेट ऑफ नीड को पकड़ा, एक सेट ऑफ कस्टमर्स को पकड़ा जिनकी सिमिलर नीड है और उन पे फोकस किया। इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरह से हो सकते हैं। हम सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, फोकस का मतलब है सेगमेंट पे फोकस करना, बट कैसे कर रहे हैं? तो दो तरह से हम फोकस कर सकते हैं, एक डिफरेंशिएट करके और एक कॉस्ट लीडर बनके। डिफरेंशिएट करके और कॉस्ट लीडर बनके हम क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं। तो जब हमने डिफरेंशिएट करके फोकस किया तो उसको फोकस्ड डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जब हमने कॉस्ट लीडर बनके फोकस किया तो उसको फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, complete based on price in narrow market, compete based on price in narrow market, not necessarily lowest price. Now this is what we have to keep in mind. इंडस्ट्री में आपका लोएस्ट प्राइस हो ये जरूरी नहीं है इस केस में, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप के केस में। नैरो मार्केट को टारगेट करोगे लो कॉस्ट पे, फोकस डिफरेंशिएशन में यूनिक फीचर इन नैरो मार्केट, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग बट यू आर फोकस्ड। सेगमेंट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, unique features but narrow market, concentrate in a particular sales channel or particular geographical or demographic group. So what is demography? We already discussed. It's characteristics of population. अभी जिसके बारे में मैंने बात करी थी, जिसके आधार पे आप सेगमेंट बनाते हो, राइट? तो आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे कंसंट्रेट करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है? एक्शंस और रिक्वायरमेंट, सबसे पहले क्या कहते हो? फाइंड निश। What is niche? This is a small segment of a large market. इसकी small segment को हम niche बुलाते हैं। तो सबसे पहले you will have to find a niche, a demographic group, a set of people who are having similar interest. तो आपको क्या करना है? niche ढूंढना है। अब उस niche को you have to serve. तो you have to develop superior skill to serve that niche. Superior skill to serve niche. क्योंकि निश की नीड बहुत ही स्पेसिफिक है, एंड वट एवर सोल्यूशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट विल एड्रेस दैट नीड, है ना? सो हम क्या कहते हैं कि क्रिएट सुपीरियर स्किल टू सर्व निश, जनरेट हाई एफिशिएंसी टू सर्व निश इन द केस ऑफ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, डेवलप इनोवेटिव वे टू मैनेज वैल्यू चेन। एडवांटेज की बात करें तो प्रीमियम प्राइस चार्ज किया जा सकता है, डिफिकल्ट टू कंपीट बाय राइवल ड्यू टू एक्सपर्टीज। अब निश में आपकी एक्सपर्टीज है, तो राइवल जो बड़ी कंपनीज है ना, यूजुअली दे वांट फाइट विद यू, और निश के भी जो राइवल है आप उनमें सबसे लोएस्ट प्राइस पे बेच रहे हो। अगर आप क्या हो? कॉस्ट लीडर हो, फोकस्ड कॉस्ट लीडर हो। अगर आप फोकस्ड डिफरेंशिएशन है तो उनसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है आपके फीचर्स यूनिक है, और आप डायरेक्ट कस्टमर के नीड के हिसाब से, जाहिर सी बात है राइवल वोंट बी एबल टू कम्पीट विद यू, राइट? व्हाट आर द डिसएडवांटेज? हम कहते हैं रिस्क यहां भी है, और पहला रिस्क जो हमने पहले की भी स्ट्रेटजीज में बात करी थी वो है कॉपी बाय कंपटीशन। कॉपी बाय कंपटीशन, फर्म विद नो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज कांट अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। इफ यू डोंट हैव दैट सुपीरियर स्किल और दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सर्व दैट निश, यू कांट गो इनटू दैट। तो एक रिस्ट्रिक्शन है, तो उस निश को सर्व करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए, राइट? एंड इन लॉन्ग रन निश को डिसअपियर, ऐसा हो सकता है कस्टमर का इंटरेस्ट और लॉन्ग रन में वो निश रहे ही ना, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो ये थे आपके तीन प्राइमरी स्ट्रेटजीज, है ना, जो आपके तो एंगल्स फ्रॉम विच कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कैन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी अचीव्ड। अब बात आती है चौथे स्ट्रेटजी, विच इज बेसिकली कॉम्बिनेशन, विच इज सेड एज अ वैल्यू फॉर मनी। व्हाई वी से वैल्यू फॉर मनी? बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है। Look, we are differentiating on the basis of, certain things under differentiation strategy, and under cost leadership strategy, we are trying to reduce our cost and to gain ability to reduce our price. So in one strategy, we are playing on price, and in other strategy, we are playing on features. That's the idea. अब this is the best cost. Best cost is basically combination. हम कहते हैं value for money. ऐसे सोचो, in an industry you are selling
प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर क्वालिटी। तो जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपकी भी क्वालिटी वैसे ही है ना, जैसे उनके फीचर्स हैं आपका भी फीचर वैसा ही है, बट आपने अपने प्राइस को लोअर लेवल पे कर दिया। तो क्वालिटी सेम एज कॉम्पिटिटर बट प्राइस इज लोअर, तो दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट कॉस्ट, बिकॉज हियर यू आर गिविंग द वैल्यू फॉर मनी। दूसरा सिनेरियो ले लो, नाउ द प्राइस इज सेम एज द कॉम्पिटिटर्स, जैसे कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग है आपकी भी प्राइसिंग वैसे ही है। So price is same as the competitor, but your quality is higher than the competitor. या तो प्राइस को सेम रखो, क्वालिटी को बढ़ा दो, या क्वालिटी को सेम रखो, प्राइस को घटा दो। That is called as best cost provider strategy. More value for money, low cost, high quality, price lower than the other sellers. Two ways to achieve it: lower price than the competitor, but product of comparable quality, and charge similar price for product with higher quality as of राइवल्स। ये दो तरीके हैं बेस्ट कॉस्ट को क्या करने का, अचीव करने। सो दिस इज योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी, एंड विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। कंटिन्यूटी में ही रहेंगे हम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, राइट। चैप्टर नंबर 4 इज स्ट्रेटेजिक चॉइस। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4। ओके, सो चैप्टर 4 जो है आपका, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। एज फार एज एनालिसिस इज कंसर्न, 2 चैप्टर में आपने एनालिसिस को कंप्लीट किया, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 वाज द फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था। आफ्टर एनालिसिस यू कंबाइंड वट एवर यू गॉट फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसको आपने कंबाइन किया था अंडर स्वॉट। नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन गो फॉर द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हालांकि चैप्टर नंबर 3 में वी हैड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी हमारा चैप्टर 3 से ही शुरू हो गया था, बट दिस इज चैप्टर वेयर यू आर टेक्निकली जो मतलब चॉइसेस की बात करने जा रहा है, जहां स्ट्रेटेजीज को आप पढ़ने जा रहे हैं। नाउ हियर इन दिस चैप्टर देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जहां डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। लेट्स बिगिन। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की। Now, business follow different types of strategies to enter the market to stay relevant and grow in the market. Now, there are different types of strategies, and that type depend on certain, bases you can say. For example, in chapter 3 we talked about the competitive strategy. So that was the strategy to defeat competition. Competition को defeat करने के लिए we had competitive strategy, जिसमें हमारा differentiation, cost leadership और focus था। That is also kind of strategy. Likewise, corporate level पे भी हमारे पास strategies होती हैं, जिन्हें हम grand strategy कहते हैं, या directional strategy कहते हैं, या corporate strategy कहते हैं, या फिर हम उन्हें master strategy भी कहते हैं। And there also we have certain options. जैसे एक strategy होता है जिसको stability कहा जाता है, एक growth होता है, एक retrenchment होता है। इस चैप्टर में primarily आपको उसको कवर करना है, और साथ ही साथ इस चैप्टर में कुछ portfolio analysis tools दिए गए हैं। As a business, when you are a multi-product business, multi-business enterprise, ऐसे में you have to analyze your different products and businesses, and for that purpose you have something called as portfolio analysis tool that is also given in this chapter. In this chapter, eagerness of matrix is also given. जो आप market penetration, product development, market development and diversification की बात करें, that is also given in this chapter, right? तो बड़े important concepts है इस chapter में, बहुत ही vital chapter है। विलियम एफ ग्लिक ने आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी दिया है, एंड माइकल पोर्टर ने आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी दिया है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। सो विलियम एफ ग्लिक एंड लॉरेंस आर जॉर्ज 4 जेनरिक स्ट्रैटेजीज इन्होंने दिया। ये जेनरिक स्ट्रैटेजीज कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। यू मस्ट बी नोइंग इट, इट्स वेरी सिंपल। और माइकल पोर्टर की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज है हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, cost leadership and focus differentiation. And then at the functional level we have the functional strategies. पहले सिलेबस में functional strategies को specifically पढ़ना पड़ता था, but अब ऐसा नहीं है, right? So functional strategies में different functional departments के लिए we make strategies, like we have production strategy, we have HR strategy, we have marketing strategy and so on. We have the marketing, finance, human resource, logistics, production, etc. तो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं।
तो ये जो आप ये 3 पॉइंट्स को अगर आप गौर करो तो सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पे आपका हो गया कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल पे आपका हो गया कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, और फंक्शन लेवल पे हो गया आपका फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो तीनों स्ट्रैटेजिक लेवल्स पे आपको 3 तरह की स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। अगर हम टाइपोलॉजी की बात करें, दैट हाउ कैन वी डिवाइड दिस स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज का डिवीजन या कैटेगराइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, किसी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने बात करी थी कि 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल, और तीनों लेवल पे हम अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। सेकेंड है स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। बिजनेस लाइफ साइकिल के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन बिजनेस लाइफ साइकिल। वी हैव द इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। और इन चारों लेवल्स के लिए वी विल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो बिजनेस लाइफ साइकिल के आधार पे भी आप स्ट्रैटेजी को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड द कंपटीशन, एंड यू नो, एज यू नो, कंपटीशन में मैंने कहा था 2 तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं, वन इज कोऑपरेटिव, वन इज कॉम्पिटिटिव। तो आप कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी आप एज अ क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो 3 बेसिस रख लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नंबर 1, स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल इज नंबर 2, एंड द कंपटीशन इज नंबर 3। तो अगर मान लो क्लासिफिकेशन आ जाए एग्जाम में और आपको पूछा जाए कि हाउ यू कैन क्लासिफाई द स्ट्रैटेजी, यू कैन सिंपली से दैट द स्ट्रैटेजी कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 the life cycle of business, and number 3 is the competition. When it comes to level of organization, there are 3 levels. We have the corporate level, business level, and functional level. At corporate level, we have corporate level strategies. At business level, we have business level strategies. At functional level, we have functional level strategies. तीनों लेवल पे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। corporate level, business level, and functional level strategies. Based on the business life cycle, we have the introduction, growth, maturity and decline. 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में वी यूज स्ट्रेटजी लाइक मार्केट पेनिट्रेशन, ग्रोथ में हम ग्रोथ यूज कर लेते हैं, मैच्योरिटी में स्टेबिलिटी को यूज करते हैं, डिक्लाइन में रिट्रेंचमेंट को यूज करते हैं। तो बिजनेस लाइफ साइकिल के आधार पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो स्ट्रेटजी को। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्पिटिशन। मैंने बताया था आपको 2 स्ट्रेटजीज आती है प्रोमिनेंट, one is the competitive strategy, another is the cooperative या collaboration strategies. When we have the competitive strategy, another is the collaboration या cooperative आप इसको कह सकते हो। competitive में cost leadership, differentiation, focus आ गया। collaboration में joint venture, merger, acquisition and strategic alliances आ गया आपके। ये हो गया competition। So strategy can be classified or categorized based on what? 3 bases. One is based on the level of organization. Number 2 is the based on the business life cycle. Number 3 is the based on the competition, right? That's it. Next move करो corporate level strategy. पहला हम देखते हैं, इसमें से business level strategy we have already covered, but cooperation का जहां तक सवाल है that will be covered in this chapter. आप देखोगे अभी collaboration strategies में you have to study about the alliances, the merger, तो वो सब collaboration strategy में आते हैं, तो वो आपको इस चैप्टर में देखना है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की, तो कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे पास 3 मेजर स्ट्रैटेजीज होती है। एक होता है स्टेबिलिटी, then we have the growth and then we have the retrenchment. स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट के अलावा एक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी भी होता है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि किसी बिजनेस में मैं स्टेबिलिटी अप्लाई कर रहा हूं, किसी बिजनेस में ग्रोथ अप्लाई कर रहा हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो 4 आपको टाइप आप मोटा मोटी देख सकते हो यार। The corporate strategies a firm can adopt may be classified into 4 broad categories. One is the stability, second is growth, third is retrenchment, and fourth is combination. Growth is also called as expansion. ठीक है, अब हम one by one देखेंगे। Now see this, have a general idea first. Let's talk about the stability strategy. सबसे पहले क्या था हमारे पास? Stability strategy. Now as the name indicates, stability का मतलब हम stable होने से करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेटस को मेंटेन करना। स्टेबिलिटी में वी डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, सो इन दिस ओनली ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज आर अप्लाइड एंड वी ट्राई टू मेंटेन द स्टेटस को। जबकि एक्सपेंशन में इसका सीधा उल्टा होता है। जब हम स्टेबिलिटी में स्टेटस को की बात करते हैं, एक्सपेंशन में वी स्टार्ट समथिंग न्यू, वी चेंज आवर पोर्टफोलियो, राइट? So ये ज्यादा रिस्की है। Expansion is more risky. So if you are not willing to take risk, you will go for stability, and if you are willing to take risk, you will go for expansion. Then we have the retrenchment. Now retrenchment is a kind of strategy which is used to stop the loss. Now if you see that your company has negative trend continuously, consistently for
longer period of time. In that case, you will have to reverse it. You will have to manage your company from getting bankrupt. ऐसे सिचुएशन में you will have to apply something called as retrenchment. Difficult situation से हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें. And then there is the combination. As I told you, combination is combination of all. डिटेल्स की भी बात नहीं करते, अभी हम तो वन बाय वन सबको पढ़ने जा रहे हैं, तो यू विल सी दैट. द फर्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. एज आई टोल्ड यू, देखो स्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग न्यू, डूइंग नथिंग इज नॉट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज डू नथिंग स्ट्रैटेजी. आप बोलोगे इनकरेक्ट. हाउ डू नथिंग कैन बी अ स्ट्रैटेजी? कुछ मत करो, ऐसा थोड़ी होता है. कुछ नया मत करो. कुछ नया ना करने का क्या कारण है, क्या मतलब है इसका? कुछ नया ना करने का मतलब है कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क. क्योंकि वेन एवर यू डू समथिंग न्यू, यू विल एंटर इनटू सम एरिया विच इज अननोन टू यू. जहां की सारी चीजें आपको मालूम नहीं है, तो वहां रिस्क आएगा. लेकिन अगर स्टेबिलिटी कह रहा है डू नथिंग न्यू, इट मींस यहां हम किसी नए वेंचर को हम स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं. बट व्हाट वी से कि जो हम करते आ रहे हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वी हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ एफर्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में वी फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट, द कोर प्रोडक्ट व्हाट वी आर सेलिंग एंड आवर कोर फंक्शन. अगर हम अपने प्रोडक्ट एंड फंक्शन पे ही कंसंट्रेट कर देते हैं, यू नो दैट इफ यू कंसंट्रेट ऑन अ प्रोडक्ट और ऑन अ फंक्शन, देन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव्स, and in function you will get the functional efficiency, and exactly that happens in the case of stability. In stability you will see that the quality of product increases and also the efficiency, the functional efficiency increases, which ultimately results into customer satisfaction and achievement of competitive advantage. So that is what the stability strategy is. लेकिन चूंकि इसमें you are not starting anything new, तो आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता नहीं होगी. फ्रेश इन्वेस्टमेंट, मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. आपका रिस्क भी कम है, तो देखो रिस्क भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका क्या कहना है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा होगा? लिमिटेड होगा. ग्रोथ पोटेंशियल भी क्या होगा? लिमिटेड होगा. इन दिस केस इट मे बी ऑप्टेड फॉर सेफ गार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ. So you are just safeguarding your existing strengths and interest to pursue well-established and tested objectives. To continue in the chosen business path. You are not deviating from the path. This is chosen business path. You are doing what you were already doing from the past. To maintain operational efficiency on a sustained basis. To consolidate the commanding position already reached and to optimize returns on the resources committed in the business. तो जो भी रिसोर्स आपने कमिट किया है उस पे आप क्या करना चाह रहे हैं? रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं. आप उसी बिजनेस पाथ पे रहोगे जिसको आपने फिक्स किया, जिस पे आप चल रहे हो. यू विल बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल एफिशिएंसी. यू विल मेंटेन एंड एनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड यू आर कंसोलिडेटिंग द कमांडिंग पोजीशन व्हाट यू हैव रीच्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो बड़ा सिंपल सी बात है. ये फेडेक्स का एग्जांपल ले लो. फेडेक्स बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा था. डाइवर्सिफिकेशन का उनका प्रोसेस था, एक्विजिशन का. तो वो कहीं भी जाते थे, किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करते थे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जा रहे थे. बट एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें लगा कि नहीं, नाउ वी हैव टू कंसोलिडेट आवरसेल्फ, वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू फोकस ऑन आवर कोर प्रोडक्ट एंड कोर बिजनेस, एंड एग्जैक्टली दे डिड इट. दैट वाज स्टेबिलिटी. फेडेक्स ने क्या किया? स्टेबिलिटी को अप्लाई किया, और स्टेबिलिटी के तहत दे कंसंट्रेटेड ऑन द कोर प्रोडक्ट दैट वाज कार्गो एंड द कोर फंक्शन दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या हुआ अल्टीमेटली? द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एफिशिएंसी जो था कंपनी का दैट इंप्रूव्ड, फंक्शनल एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ, और अल्टीमेटली दे वर एबल टू डिलीवर बेटर वैल्यू टू द कस्टमर. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हुआ. दैट इज व्हाट द स्टेबिलिटी इज, है ना. सो डू नथिंग न्यू का मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. स्ट्रैटेजी है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेगा. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? देखना, a firm opting stability strategy stay with the same business, same product market posture and functions, maintaining same level of effort as at present. तो same level of effort को maintain करता है इसमें जो भी कंपनी इसको अप्लाई करती है. stay with the same business. बाटा is an excellent example of stability strategy. लगातार वो क्या करता रहा, एक ही सेक्टर में, एक ही वर्टिकल पे आपने देखा वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं, है ना. उन्होंने डाइवर्सिफाई किया क्या खुद को? नहीं किया. तो सेम बिजनेस में रहेगा, राइट.
सेम प्रोडक्ट मार्केट पोस्चर होगा, सेम फंक्शंस एंड मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ एफर्ट. द एंडेवर इज टू एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी एज इन एन इंक्रीमेंटल वे. तो दे, अगर आप स्टेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं, योर फोकस इज टू इंक्रीज योर फंक्शनल एफिशिएंसी, योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. इट डज नॉट इन्वॉल्व अ रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस. फंक्शनल स्ट्रेटजी में बिजनेस रीडिफाइन नहीं होता, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. आपने कहा कुछ भी नया नहीं करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना है, जो बिजनेस पाथ है उसी पे हमें कंटिन्यू करना है, स्टेटस को मेंटेन करके चलना है, कुछ भी नया शुरू नहीं करना है. तो अगर नया नहीं शुरू करना है तो क्या बिजनेस पोर्टफोलियो चेंज होगा? नहीं, नहीं होगा. जब आप ग्रोथ करोगे तो बिजनेस पोर्टफोलियो चेंज होगा, बिकॉज ग्रोथ में हम कहते हैं डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो. और जैसे ही आप कुछ नया करोगे योर पोर्टफोलियो विल चेंज. आपके पास 2 प्रोडक्ट है तो हो सकता है आने वाले टाइम में 3 प्रोडक्ट हो जाए. बट स्टेबिलिटी में ऐसा नहीं है, तो कोई रीडेफिनेशन नहीं होगा, आपका बिजनेस जो है वो रीडिफाइन नहीं होगा. इट इज सेफ स्ट्रैटेजी दैट मेंटेन्स स्टेटस को. इट डज नॉट वारंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट. यहां बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी इज लेस. रिस्क भी क्या होगा? लेस होगा. While opting for this strategy, organization can concentrate on its resources and existing business product market, thus leading to building of core competence. हमने कहा तो optimum utilization of resources and strength. Optimum utilization of resources and strength. So we would like to use our resources and skill in such manner that creates what? Core competence. The firms with modest growth objective chose this strategy. क्या कहा था? Growth potential क्या होता है? Modest होता है, limited होता है. या बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आपका नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. दिस इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. क्या रीजंस होते हैं इसको अप्लाई करने का? जरा एक नजर उस पर भी डालो. कब आप अप्लाई कर दो? सारे रीजंस आपने अभी सुन लिए मुझसे, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं. देखो रीजन नंबर 5 को, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन. अभी मैंने आपको फेडेक्स का एग्जांपल दिया था. क्या हुआ था? आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन उन्हें कंसोलिडेट करने की जरूरत हुई. तो हम क्या कहते हैं? आप आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन a firm might want to stabilize and consolidate itself. तो जब ये आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन कंसोलिडेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है वी विल गो फॉर स्टेबिलिटी, बिकॉज इन स्टेबिलिटी वी कंसंट्रेट ऑन द एग्जिस्टिंग बिजनेस. यहां तो कुछ नया नहीं आएगा कि आपका ध्यान भटकेगा. आपको क्या करना है? अपने कोर प्रोडक्ट एंड कोर फंक्शन पे ही कंसंट्रेट करना है. यू विल बी एबल टू कंसोलिडेट योर बिजनेस आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन. स्टेबिलिटी इज यूज्ड. नाउ इन सिचुएशन one expansion seems to be threatening. Now if your strategist says to you कि भाई ऐसा है कि अभी एक्सपैंड मत करो, है ना, एक्सपेंशन से नुकसान हो सकता है, तो एक्सपेंशन नहीं करोगे तो क्या करोगे? हम कहते हैं सर वी हैव लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज स्टेबिलिटी. एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी करेंगे. सो वेयर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड एज इट मे बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग. अगर एक्सपेंशन थ्रेटनिंग परसीव हो रहा है देन वी विल गो फॉर व्हाट? स्टेबिलिटी. अगर एनवायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल, अब इसको ध्यान में रखना है, एनवायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल होने में का मतलब क्या है? मतलब है कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रही. लुक, इफ एनवायरमेंट इज डायनामिक, हाईली डायनामिक, इन दैट केस स्टेबिलिटी शुड नॉट बी अप्लाइड. आइडिया बहुत सिंपल है, बिकॉज इन स्टेबिलिटी वी आर मेंटेनिंग द स्टेटस को. इफ द एनवायरमेंट इज डायनामिक then the environmental factors are changing continuously, but you are saying that I am maintaining the status quo. हो गया ना बवाल? हो गया बवाल. क्या होगा? हम कहते हैं सर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर, डायनासोर बन जाओगे आप. माहौल बदल गया, आप नहीं बदले. तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जब एनवायरमेंटल चेंज बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में वी कैनॉट अप्लाई द स्टेबिलिटी, बट इफ द एनवायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल, इन दैट केस वी कैन अप्लाई द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. When the staff feel comfortable with the status quo as it involves less changes and less risk. ये भी एक रीजन होता है कि staff feel very comfortable with the stability. क्यों? क्योंकि कुछ चेंजेस हो ही नहीं रही है, और जब चेंजेस होती है तो न्यू चैलेंजेस आते हैं. बट यहाँ ऐसा है क्या? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. तो जाहिर सी बात है ये भी एक रीजन हो सकता है. एंड प्रोडक्ट हैज रीच द मैच्योरिटी स्टेज. मैंने पहले भी कहा था आपको बिजनेस लाइफ साइकिल क्लासिफिकेशन में कि बिजनेस लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी स्टेज पे हम स्टेबिलिटी लगाते हैं. If the product reaches the maturity stage, तो यहां सेल बढ़ाने का बहुत स्कोप आपके पास नहीं होता. ऐसे में आप चाहते हैं कि जो आपका मार्केट शेयर है आप उसको स्टेबल करके रखो, उसको आप मेंटेन करके रखो, एंड यू विल बी अप्लाइंग द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉर द पर्पस. सो दीज आर सर्टेन रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी जो आपको तैयार करके रखना है, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है. सो दिस वाज योर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी.
स्टेबिलिटी का सीधा उल्टा होता है आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। आपने कहा था स्टेबिलिटी में डू नथिंग न्यू, ग्रोथ कहता है डू न्यू। आप स्टेबिलिटी में कहते हैं नो रिक्वायरमेंट ऑफ मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, आप ग्रोथ में कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आपने स्टेबिलिटी में कहा था लो रिस्क, ग्रोथ में आप कहते हैं हाई रिस्क। स्टेबिलिटी में आप कहते हैं ग्रोथ पोटेंशियल वाज लिमिटेड, आप ग्रोथ में कहते हैं इट्स अ ट्रू ग्रोथ स्ट्रेटजी, काम ही इसका ग्रोथ का है। सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। वंस यू आर रेडी विद स्टेबिलिटी यू आर रेडी विद ग्रोथ। बस आपको इंटरलिंक करना है कॉन्सेप्ट्स को, दैट्स इट। बस इंटरलिंक कर लेना थियरी को, एक तैयार हो गया, दूसरा आपका अपने आप तैयार हो गया। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की बात करें, रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। So you are making investment in the business, you are increasing the scope of the business. It's a strategy that can be equated with the dynamism, vigor, promise and success. It is often characterized by significant reformulation of goals and direction, major initiatives and moves involving investment, exploration and onslaught into new products, new technology and new markets, innovative decisions and action programs and so on. When you talk of the growth, आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, नए मार्केट में जाओगे, है ना, अपने गोल्स को क्या करोगे, रीफॉर्मुलेट करोगे, सो दोस थिंग्स विल बी देयर। दिस स्ट्रेटजी मे टेक द एंटरप्राइज अलोंग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ। सेम बिजनेस पाथ पे यू आर नॉट कंटिन्यूइंग, यू आर एंटरिंग इनटू अननोन एंड रिस्की पाथ। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो पहला एक्सपीरियंस है आपका, यू डोंट नो हाउ इट विल रिस्पॉन्ड, हाउ द कस्टमर इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, या मार्केट कंडीशंस क्या है, क्योंकि आप वो मार्केट भी आपके लिए नया है, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो अननोन पाथ है, रिस्की पाथ है। ग्रोथ में रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बताओ, क्या बिजनेस रीडिफाइन होगा? यस, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ग्रोथ का मतलब समथिंग न्यू, और जैसे ही नया आया बिजनेस रीडिफाइन होगा। इट इज द अपोजिट ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। मैंने बताया किस सेंस में अपोजिट है। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, इट्स अ ट्रू ग्रोथ स्ट्रेटजी। द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट and new business product market is facilitated only by expansion strategy. So ये expansion में ही होता है, you are adding new business and you are adding new product, new dimensions to your business, scope को बढ़ा रहे हो आप, ये किस में होता है, expansion में ही होता है। Expansion strategy is highly versatile strategy, there are lot of options. Expansion strategy hold within its fold two major strategies, intensification and diversification, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो दो मेजर आपके रूट्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। एक इंटेंसिफिकेशन के थ्रू हम ग्रोथ करते हैं, एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम ग्रोथ करते हैं। अच्छा, क्या रीजन है इसका, सोचो कैसे एनवायरमेंट में हम ग्रोथ को लगाएं। तो आप क्या बोलोगे सर, फेवरेबल एनवायरमेंट में। इफ द एनवायरमेंट इज फेवरेबल, हम किसको लगाने की बात करेंगे, हम ग्रोथ स्ट्रेटजी को बात करेंगे। वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या है, स्ट्रेटजिस्ट में फील मोर सेटिस्फाइड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। इफ योर स्ट्रेटजिस्ट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि नाउ दिस इज द टाइम टू अप्लाई ग्रोथ, है ना, तो ये एक रीजन हो सकता है। स्ट्रेटजिस्ट इज कॉन्फिडेंट, इसका मतलब उस तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन स्ट्रेटजिस्ट देख रहा है। सेकंड इज इट मे बिकम इंपेरेटिव व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। जब एनवायरमेंट आपको फोर्स कर रहा है कि भाई अपने पेस ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाओ वरना बाहर निकलो, तो आप क्या करोगे, यू विल हैव टू इंक्रीज योर पेस ऑफ एक्टिविटी। एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड दैट हैपेंस। बिगर कंपनी विल हैव more influence over the market. Bigger the company, more is the influence. So if you जब ग्रोथ आप अप्लाई करते हो तो आपके बिजनेस का साइज बढ़ता है, आपके कंपनी का साइज बढ़ता है, आपका मार्केट पे इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ये भी एक कारण होता है। एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल एंड दैट इज व्हाई कंपनी गो फॉर एक्सपेंशन। एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन में अक्रू, यस और नो? यस, विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ बिजनेस सर्टेनली यू विल बी एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये भी आपको एक फायदा मिलेगा। एक्सपेंशन ऑल्सो इंक्लूड इंटेंसिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग बिजनेसेस एक्सेट्रा। So these are certain reasons for what? Growth strategy. Let's talk about the types of growth strategy. जब हम types of growth या expansion की बात करते हैं तो growth strategies can be classified into two main types. एक होता है internal growth, एक होता है external growth strategy. तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को ओवरऑल हम दो टाइप में बांट सकते हैं, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब इंटरनल एक्सटर्नल से तो आप समझ ही रहोगे। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो अब दिमाग में हमेशा एक पिक्चर तैयार रखना है कि वी हैव ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
और इंटरनल इज अ टू टाइप, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन, देखो जब ग्रोथ में आपका प्रोडक्ट या आपका मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग होगा, या तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग हो मार्केट नया हो, या तो मार्केट एग्जिस्टिंग हो प्रोडक्ट नया हो, या दोनों ही एग्जिस्टिंग हो, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो उसे इंटेंसिफिकेशन कहा जाएगा। और जब ग्रोथ में आपका प्रोडक्ट और मार्केट दोनों नया होगा तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाएगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन। तो इंटेंसिफिकेशन के थ्रू हम ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं। सो इट सेज एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली by intensifying its operations either by market penetration or market development or product development, right? So in intensification तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप मार्केट पेनिट्रेशन कर लो, मार्केट डेवलपमेंट कर लो, या आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लो। देखो मार्केट पेनिट्रेशन तब होता है जब प्रोडक्ट और मार्केट दोनों एग्जिस्टिंग हो। इसके बाद आपको डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है। अगर मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब मार्केट नया है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, और अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट नया है और मार्केट एग्जिस्टिंग है। दैट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। इट ट्राइज टू कैश ऑन इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड इंटरनल रिसोर्सेज एंड दैट इज व्हाई इट इज इंटेंसिफिकेशन। The firm can intensify by adopting any of the following strategy. The first one was market penetration. In this, the product is existing and the market is also existing. Then we have the market development. It consists of marketing present products to, customers in related market area. So here you are developing the market. Product is what? The current. Product development, substantial modification of existing product और क्रिएशन ऑफ न्यू। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बिल्कुल नया प्रोडक्ट भी हो सकता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मॉडिफाई भी हो सकता है, रिवाइज्ड प्रोडक्ट भी आपके हो सकते हैं। इस तरह से इंटेंसिफिकेशन में यू हैव थ्री स्ट्रेटजीज, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यही ईगर एंड सॉफ का कहना है। देखो ईगर एंड सॉफ का जो मैट्रिक्स है, ग्रोथ मैट्रिक्स, सो वी हैव टू ऑप्शंस in terms of product and market. अगर दोनों existing हुआ, market penetration. If the product is new, product development. If the market is new, market development. If both are new, both the product and market are new, then that is diversification. ठीक है। इंटेंसिफिकेशन के बाद सेकेंड टाइप आता है एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। हमने कहा ग्रोथ दो तरह से हो सकता है, वन इज इंटेंसिफिकेशन, वन इज डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में तीन ऑप्शंस हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में दोनों चीजें नहीं होती है। व्हेन अ फर्म ट्राई टू ग्रो एंड एक्सपैंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड ग्रोथ बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो या हियर यू आर डाइवर्सिफाइंग इन वेरियस प्रोडक्ट्स, राइट? सो दोनों चीजें नहीं हो जाएंगी। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इनोवेटिव and creative firms always look for opportunities and challenges to grow, to venture into new areas of activities and to break new frontiers with the zeal of entrepreneurship using their internal resources. So, creative companies जो है, innovative companies जो है, they always look for opportunities कि कहाँ वो grow कर सकते हैं, कहाँ उनके पास opportunity है, where they can start a new business, where they can launch a new product or so. Diversification is defined as an entry into new product or product line, new services or new market. Anyway, diversification का तो मतलब ही यही होता है कि प्रोडक्ट भी नया होगा और मार्केट भी नया होगा। So when you are entering into new product or new market, then that is diversification. Based on the nature and extent of their relationship to the existing business, diversification can be classified into two broad categories. सिंपल बात यह है कि diversification को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो। Now see this, हमने क्या कहा कि भाई दो तरह के होते हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में हमने कहा कि आपके पास तीन विकल्प होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन में भी आपके पास दो विकल्प होते हैं, दो तरीके होते हैं आपके डाइवर्सिफिकेशन के। एक होता है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन।
कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। कंसेंट्रिक को हम दूसरे शब्दों में रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। रिलेटेड क्यों कहते हैं वो अभी आप आगे समझोगे। और कॉन्ग्लोमेरेट को हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। सो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, concentric diversification, conglomerate diversification, and then there is a third way what we will talk about at later stage, that is innovation, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो पहला हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, देखो डाइवर्सिफिकेशन में वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस। तो जैसे ही आप न्यू प्रोडक्ट और न्यू बिजनेस में एंटर करने की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जो नया प्रोडक्ट होगा मेरा या जो नया बिजनेस होगा दैट विल बी रिलेटेड विद आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस। सो इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंड द एग्जिस्टिंग देन दैट इज कॉन्सेंट्रिक। तो वो रिलेटेड होगा। अब रिलेटेड बाय व्हाट हो सकता है, जो रिलेटेड बाय लेट्स से आपका जो प्रोडक्शन चेन है, प्रोडक्ट मार्केटिंग चेन है, उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो आगे क्या हो रहा हो, कनेक्ट हो रहा हो। और टेक एन एग्जांपल, लेट्स से क्वालिटी आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम बनाते हैं और उन्होंने कर्ड लॉन्च कर दिया। तो कर्ड एंड आइसक्रीम दोनों का रॉ मटेरियल मिल्क है, तो दे आर कनेक्टिंग इन सम मैनर। तो द न्यू प्रोडक्ट कर्ड इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन। So this will be said as concentric diversification. Concentric diversification means related diversification. Takes place when the products are related. So if products are related, this is called as concentric diversification. In this diversification, new business that is diversifies into is linked to the existing business. So new business जो आएगा वो existing business से link होगा, maybe through process, technology और marketing. प्रोसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू और मार्केटिंग के थ्रू, एनीवे, बट द न्यू बिजनेस विल बी लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। दैट इज द क्रक्स, है ना, उसको ध्यान में रखना है। द न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट प्रोसेसेस। लाइक आई सेड कि क्वालिटी आइसक्रीम इज यूजिंग मिल्क एज अ रॉ मटेरियल और वहीं से बेसिकली क्या हो रहा है, कर्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो इट्स अ स्पिन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। So benefits of synergy will be there, no doubt about that. The new product is only connected in a loop-like manner at one or more points in the firm existing process, technology or product chain. So this is your concentric. Concentric का मतलब क्या हो गया? Related. Now see this. Concentric diversification is generally understood in two directions, vertical and horizontal. कॉन्सेंट्रिक को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक के अंदर देख सकते हैं वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू डायग्राम फर्स्ट और फिर वापस हम थियरी को देख लेंगे। बहुत सिंपल है। नाउ सी दिस, अगर ये मेरा प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन है, राइट। एंड लेट्स से ये जो रेड वाला है ना, दिस इज द कंपनी और ये आपका मान लो डीलर है। ये आपका कौन है, डीलर है, ठीक है, मार्केटिंग सेल्स, या यहां से आप इसका रेफरेंस ले लो। जो इस साइड है, दीज आर रॉ मटेरियल आया, इंटरमीडिएट गुड्स बना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आया, सेल मार्केटिंग सेल हुआ, आफ्टर सेल सर्विस दी गई, करेक्ट। नाउ लेट्स से यू आर मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरर। सो अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने किसी से गुड्स खरीदा है तो वो आपका सप्लायर हो गया और आगे आपने किसी चैनल के थ्रू गुड्स को भेजा कस्टमर। तो अब आप किधर मूव करते हो, अगर आप बैकवर्ड मूव करते हैं इसका मतलब यू विल गो टुवर्ड्स द सप्लायर। जैसे आपने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हारे पास जितना भी रिसोर्स है वो सिर्फ तुम मुझे सप्लाई करोगे, तो आप बैकवर्ड जा रहे हो, इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर आप आगे मूव करते हैं एंड यू गो टुवर्ड्स your supply chain or distribution system, let's say dealer, distributor, etc. और आपने डीलर के साथ क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यू विल बी सेलिंग ओनली आवर प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली और आप किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हियर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और लेकिन एक मजेदार बात क्या है, सुनो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में यू आर इन दैट चेन ओनली, प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन में ही हो आप, उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हो। यू आर डूइंग बैकवर्ड एंड यू आर डूइंग फॉरवर्ड, बट यू आर इन दैट चेन ओनली, करेक्ट। अब चूंकि ये प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन में आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जाते हो, इसीलिए इसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल इंटीग्रेशन कह रहे हैं। इसी में आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जा रहे हो। व्हेन यू गो फॉरवर्ड इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, व्हेन यू गो बैकवर्ड, यहां से अगर बैकवर्ड गए तो इसको कहा जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट। सो ये हो गया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। दोनों को क्या कहा जाता है, वर्टिकल, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में द फर्म इज ऑन होराइजन, मतलब लेट्स से यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ्स, देन देयर इज अनदर फर्म व्हिच इज आल्सो मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ। तो और आप जो मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ थे, आपने क्या किया, किसी दूसरे फर्म को लेट्स से एक्वायर कर लिया। सो दिस विल बी सेड एज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि सेम होराइजन पे ऑपरेट करेगा। अगर आप चेन में मूव करते हो ऊपर नीचे तब तो वो वर्टिकल की कैटेगरी में जाएगा, बट अगर सेम होराइजन पे, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, इसको आपने एक्वायर किया, इन दैट केस दैट विल बी सेड एज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो वो आपका क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाता है। बाय प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकता है। तो अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करो, आपने कहा यहाँ मेरे पास दो आ जाते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि व्हेन वी आर मूविंग ऑन द होराइजन। सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन देखना, इन वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म ऑप्ट टू एंगेज इन बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। सो यू आर that is related to the existing business, because that is a supplier you are getting raw material from, and that is the dealer you are selling goods to. The firm remains vertically within the same process sequence, moves forward and backward in the chain. So in vertical integration we are just moving forward and backward, that's it. The characteristics feature of vertically integrated diversification is that the firm remain in the vertically linked product process chain. तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट करे, इसी से पहचान होगी, अगर केस सिनेरियो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसी से पहचान होगी कि क्या मैं चेन में हूं या मैं चेन से बाहर निकल रहा हूं। अगर मैं चेन में ही हूं और बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं तो फिर वो वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा। अब ये देखना है कि बैकवर्ड जा रहे हैं, अगर बैकवर्ड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस while diversifying firms opt engage in business that are linked forward or backward in the chain. So this is basically your वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो अब एक सवाल आता है अक्सर दिमाग में कि हाउ इट इज, जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन। तो यही आइडिया था कि वर्टिकल, जब हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वी आर विद इन द चेन, राइट, वहां चेन से बाहर नहीं निकल रहे, वहां ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या ध्यान में रखना है कि जब कोई भी बिजनेस अपने डीलर पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के केस में जाएगा। एक्वायर भी कर सकता है, कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर सकता है बाय सम मीन। और जब वो अपने सप्लायर पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है तो फिर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगा। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन एंड एंटरिंग बिजनेस लाइन दैट यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बिजनेस में चले गए, ये भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। रिलायंस पेट्रोलियम ने खुद का पेट्रोल पंप ओपन कर दिया, तो रिलायंस पेट्रोलियम किसमें है भाई, पेट्रोल में है, और उसने अपने खुद का पेट्रोल पंप ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। लाइकवाइज वी हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। हु आर द इनपुट प्रोवाइडर्स, सप्लायर्स। तो अगर आप खुद ही सप्लायर का बिजनेस शुरू कर देते हैं तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके साथ, that will also be backward integration. Strategy employed to expand profit and gain greater control over production supply of a product, whereby company will purchase or build a business that will increase its own supply capability. So you can purchase as well, or you can build the supply business for yourself. अब दोनों तरह से जा सकते हैं, या तो हमने क्या किया, खुद का ही बिजनेस बिल्ड कर दिया, या फिर हमने कंट्रोल एक्सरसाइज किया। वर्टिकल के बाद सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन तो फिर हम हॉराइजन पे ऑपरेट करने की बात करते हैं। अ फर्म गेट्स हॉरिजॉन्टली डाइवर्सिफाइड बाय इंटीग्रेटिंग थ्रू एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन। As I told you, we are a cloth manufacturer. There is another cloth manufacturer. तो हमने उसको एक्वायर कर लिया, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। They can also integrate with the firm producing complementary product, या फिर buy products और by taking over competitors product। या तो competitive product है या buy product है, हम उसको अगर एक्वायर कर रहे हैं
है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये था आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यू क्लियर विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड यू आर क्लियर विद कंसेंट्रिक। द सेकंड वन इज द कॉन्ग्लोमेरेट। अब दो तरह से देखा था, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट, और थर्ड में फिर इनोवेशन आता था। तो नाउ सेकंड इज द कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। Now, what is conglomerate diversification? As I told you, this is unrelated diversification. Conglomerate diversification is unrelated diversification. इसमें जो आपका नया बिजनेस होगा, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट बिजनेस। दोनों में किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ब्रिलियंट एग्जांपल इज विप्रो, है ना। हम कह विप्रो पहले किस में था, एडिबल ऑयल में था। नाउ इट इज विप्रो इज इन आईटी, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इट्स टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर, बिल्कुल अनरिलेटेड है, राइट। So unrelated diversification में the new business has nothing to do with the old business, and new business is not connected with the existing business in any manner. तो उसको आप क्या कह दोगे, conglomerate कह दोगे। In conglomerate diversification, no linkages related to product, market or technology exist. The new business are disjointed from the existing business in every way. It is a totally unrelated diversification. In process, technology, function, there is no connection between the new product and the existing one. Conglomerate diversification has no common thread at all with the firm's present position. इसके फर्म के प्रेजेंट पोजीशन से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां किसी तरह का स्पिन ऑफ या लूप लाइक कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। सो वन इज रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक, वन इज अनरिलेटेड कॉन्ग्लोमेरेट। सो रिलेटेड और अनरिलेटेड में डिफरेंस अगर हमसे पूछ दे कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट में, देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट। तो ये डिफरेंशिएशन है आपका, ध्यान से इसको देखो। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, करेक्ट। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सचेंज और शेयर एसेट्स और कॉम्पिटेंसीज बाय एक्सप्लॉइटिंग, राइट। सो इन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन the new business is linked with the existing business in some fashion, so certainly the resources and assets are shared and that is being exploited. But in unrelated diversification mein, it's an investment in a completely new product portfolio, because new business is totally unrelated to the current business. तो ये क्या है, investment in new product portfolios. Branding related diversification, unrelated diversification में employment of new technologies. Marketing skills are shared, brand name is also shared, but in unrelated focus on multiple products. Here you have multiple products, you will have multiple brand name, and accordingly you will have to allocate the resources. And the new business is completely, different from the existing one. Sales and distribution capacity can also be shared here, but not here. Reduce risk by operating in multiple product market. Okay, that will happen because the unrelated diversification may help you to control the risk as well. आप शेयर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो ना, तो यू इन्वेस्ट इन मल्टीपल शेयर्स। व्हाई यू डू दैट, कि अगर किसी एक शेयर में मेरा नुकसान होता है, दूसरे शेयर से मैं उसकी भरपाई कर पाऊं। दैट इज द बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है उसका। दैट इज हाउ कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अनरिलेटेड, तो फिर रिस्क जाहिर सी बात है आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स कैन बी शेयर्ड, डिफेंड अगेंस्ट टेक ओवर बिड्स, R&D and new product capability and economies of scale you can gain in the case of what, related diversification, and provide executive interest what, unrelated diversification. तो इसको एक सिंपल सा तैयार करके रखना। आ चुका है एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम हल्के में इसे नहीं लेंगे। लेट्स गो टू द इनोवेशन। इनोवेशन, आपको पता है इनोवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनोवेशन ऑलवेज विल ब्रिंग यू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इनोवेशन ब्रिंग्स इन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। When you talk of innovation that drives upgradation of existing product lines, जाहिर सी बात है इनोवेशन का मतलब है कि हम जो हमारा existing product line है that will be upgraded, है ना, better version you will get, or processes leading to increased market share, revenues, profitability and most important the customer satisfaction. You can bring, जब innovation की बात करते हैं तो it is not limited to the product only, right? Innovation may be related to your processes as well. So whenever you bring in innovation in your organization, it will result into increased market share. Revenue will increase, your profit will increase, and ultimately the customer satisfaction will increase. That is what the innovation is. अच्छा, इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, तो चांसेस कम है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, करेक्ट। सम मे argue that innovation leads to unnecessary expenses that do not give as much return, but on the contrary, for a business to grow long term, innovation offers the following. Now,
why I have considered the entire statement for you, because questions are asked in this manner sometimes. इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, and that is why I have included the entire statement. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि इनोवेशन में खर्चा है यार, फालतू का खर्चा है, क्यों कर रहे हो, व्हाई नीड इट, है ना, ये बर्डन लाएगा तुम्हारी कंपनी के ऊपर. बट ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे फायदे भी लेके आता है. और यही पूछा गया था कि इनोवेशन क्या ऑफर करता है बिजनेस को. सबसे पहला, हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. बिजनेस जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस करता है, इन दैट केस बिजनेस हैज टू फाइंड द सोल्यूशन. और यह इनोवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जैसे एग्जांपल लो एनवायरमेंटल डैमेज का. एनवायरमेंटल डैमेज इज अ सीरियस प्रॉब्लम. तो क्या हुआ कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ कंपनीज ने मूव करना शुरू किया. सोलर की बात कर ले, विंड की बात कर ले, तो ग्रीन होने की बात कर रही है कंपनीज कह रही है हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम है या नहीं है. ये होड़ लगी हुई है कंपनीज में. तो ये जो इनोवेशन आ रहा है वो किससे बचने के लिए भाई, एनवायरमेंटल डैमेजेस को कम से कम करने के लिए. So whenever you face complex problem, innovation will help you to solve. This guided innovation helps solve complex problems by developing customer-centric, sustainable solutions. Number one. Number two, innovation will increase your productivity. Right? Now, for example, MS Excel. अब आपकी बात करो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हम बात करें, हम अकाउंटेंट्स की बात करें, हम फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बात करें, दे यूज एक्सेल एक्सटेंसिवली. ओके, एक्सेल इज नॉट ओनली यूज इन द फाइनेंस फील्ड. जहां कहीं भी एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स में इसका यूज होता है, कैलकुलेशंस में इसका यूज होता है. तो जाहिर सी बात है डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज किए जाते हैं. बट हमें इस बात को समझना है बहुत अच्छी तरह से कि इसका फायदा क्या है. तो आप कह रहे हो इसका फायदा यह है सर कि सिंप्लीफाई हो जाता है वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. जिस काम को आप ज्यादा समय लगता है आपको करने में, उस काम को आप कम समय में कर सकते हैं. सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द यूज ऑफ व्हाट, इन्वेंशन. बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क एंड सिंप्लीफाइंग द लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेसेस एड्स टू प्रोडक्टिविटी एंड गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या बोलेंगे, इट गिव्स अस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, increase productivity and create competitive advantage. An interesting concept about innovation is that faster a business innovates, the farther it goes from the competitor's reach. जितनी तेजी से आप इनोवेशन लाते हो अपने बिजनेस में, आप कॉम्पिटिटर से उतना ही आगे जाते चले जाओगे. राइट? सो दिस इज योर द 3 वे हाउ इनोवेशन विल हेल्प द बिजनेस. आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी. वी आर डन विद द इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी. नाउ वी हैव टू सी द एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी. जब आप एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात करते हो ना, व्हेन यू टॉक ऑफ द एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी, सो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ यू आर नॉट ग्रोइंग इंटरनली. व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इंटरनली थिंक्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग बाय मेकिंग अलायंसेस, एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन. एक्सटर्नल क्यों कहा गया? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर ओन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, यू आर नॉट रिलाइंग अपॉन दैट ओनली. नाउ यू आर गोइंग आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गेटिंग some deal with some other organization. जैसे आपने किसी के साथ मर्जर कर लिया, राइट? आपने किसी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म कर लिया. So that what we are talking about here now. आप क्या बोलोगे कि सर एक्सटर्नल में we are going beyond the boundary of our company and we are getting in connection with some other company. That is basically external growth. External growth can be classified in 2 ways here also. एक तो हो गया मर्जर एंड एक्विजिशन, एक हो गया स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. दो हमारे सिलेबस में डाला है, M&A एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. राइट? इन दोनों को हमें क्या करना है, कवर करना है. लेट्स स्टार्ट विद द मर्जर एंड एक्विजिशन फर्स्ट. एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन. लेट्स टॉक अबाउट द एक्विजिशन फर्स्ट. व्हाट इज एक्विजिशन? एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो एक्विजिशन में क्या होता है, कोई कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, इसका मतलब बी का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है. एक्विजिशन रिजल्ट्स इनटू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड बी सीजेस टू एग्जिस्ट. बी अब एग्जिस्ट नहीं करता. बी जब एक्वायर हुआ तो बी के सारे रिसोर्सेस को, सारे प्रॉफिट पे अब ए का अधिकार है और ए उसे ऑपरेट करता है पूरी तरह से. दैट इज व्हाट द एक्विजिशन इज. मर्जर में ऐसा नहीं होता. दो कंपनीज मर्ज करती हैं तो एट लेटर स्टेज जब उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो वो डीमर्ज भी कर सकती है. तो दोनों में डिफरेंस है और इसी को हमें क्या करना है, हाईलाइट करके चलना है. मर्जर एंड एक्विजिशन in simple words are defined as a process of combining 2 or more organizations together. What is the purpose of M&A? It is an instant means of achieving the expansion
तुरंत आपका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया. अ मेजर ऑफ सिनर्जी बिटवीन द पेरेंट एंड द एक्वायर्ड एंटरप्राइजेस. राइट. नाउ सी, फर्स्ट इज मर्जर. व्हाट इज मर्जर? इट्स अ प्रोसेस when two or more companies come together to expand their business operations. दो या दो से ज्यादा कंपनी साथ में आ रही हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए. राइट. इन सच अ केस डील गेट्स फाइनलाइज्ड ऑन फ्रेंडली टर्म्स एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर प्रॉफिट इन न्यूली क्रिएटेड एंटिटी. सो मर्जर में दो या दो से ज्यादा कंपनी साथ आ रही हैं. मान लो दो कंपनीज आर मर्जिंग टुगेदर. नाउ उनकी आइडेंटिटी रिटेन्ड है ना. सो उनका जो ओनरशिप है, ऐसा नहीं उसका कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है. दे आर पुटिंग देयर रिसोर्सेज टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव and they will share profit, of course. In a merger, two organizations combine to increase their strength and financial gains along with breaking of the trade barriers. Trade barriers से बचने के लिए भी मर्जर किया जा सकता है. और जाहिर सी बात है फाइनेंशियल गेन्स के लिए कंपनीज मर्ज करती है. मर्जर में दोनों का फायदा है, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर मर्जर या सभी मर्जर फ्रेंडली टर्म्स पे ही होंगे. मर्जर का सबसे बड़ा दुश्मन है कल्चरल डिफरेंस. सो आप ज्यादातर अगर डी मर्जर की कहानी को देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ डी मर्जर्स आर ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस. अब किसी दूसरी कंट्री में आप गए, आपने ऑपरेट करना था, आप जानते हैं कि अगर मैं फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी से जाता हूं, इन्वेस्टमेंट खुद का पूरा करता हूं, तो दैट मे बी क्वाइट डेंजरस. सो यू गेट मर्ज्ड विद सम कंपनी, यू क्रिएट अ मर्जर. तो एंट्री मिल जाती है, ट्रेड बैरियर इज हैंडल्ड प्रॉपर्ली, देन यू कैन ऑपरेट देयर. बट कल्चरल डिफरेंसेस में भी देयर, और वो बहुत बड़ा हर्डल होता है किसी भी मर्जर के लिए. Whereas एक्विजिशन का जहां तक सवाल है, तो ये अनफ्रेंडली मैनर में यूजुअली होता है. वी आर सेइंग यूजुअली बिकॉज नन ऑफ द कंपनी विश टू गेट एक्वायर्ड बाय समवन. कोई चाहेगा, कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहिए. तो ये जनरली अनफ्रेंडली टर्म्स में होती है. जैसे रिसेशन के टाइम में कंपनीज आर नॉट एबल टू कोप, तो फिर उनका एक्विजिशन हो जाता है ना. डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है तो एक्विजिशन हो जाता है. आप देखोगे एक्विजिशन आपको बहुत कम, बड़ा रेयर आपको फ्रेंडली टर्म्स में दिखेगा. मेजॉरिटी ऑफ एक्विजिशंस आर बेसिकली आर डन जहां जो कंपनी एक्वायर हुई है उनको वो अच्छा नहीं लग रहा होता है. राइट. सो इट्स अ टेक ओवर एंड इट माइट बी हॉस्टाइल एज वेल. ऐसा भी हो सकता है कि विलिंगनेस के साथ नहीं हो रहा है, हॉस्टाइल टेक ओवर भी हो सकता है. When one organization takes over the other organization and controls all its business operation, it is known as acquisition. मर्जर में कंट्रोल कर रहा था क्या? नहीं, दोनों मिलके काम कर रहे थे. बट एक्विजिशन में एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. इन एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवरपावर्स द वीकर वन, है ना. Acquisition often happen during recession in economy, during declining profit. In this process, stronger one overpowers the weaker one. A deal in case of acquisition is often done in an unfriendly manner. जब भी आएगा छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा. बड़ा क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वो है टाइप्स ऑफ मर्जर. अभी आपने जब डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा तो आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ा, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड के बारे में पढ़ा. यही है टाइप्स ऑफ मर्जर. दोनों में कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है, क्रक्स सेम है, कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम है. बस आपको ये ध्यान में रखना है कहां मर्जर वर्ड यूज करना है. और जब आप वहां जब पढ़ रहे थे डाइवर्सिफिकेशन में, तो वहां मर्जर वर्ड क्यों यूज करोगे, वो तो कोर कॉन्सेप्ट था, हमारा बेयर कॉन्सेप्ट था. सो अगर हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात करें तो आपको याद है हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, एग्जैक्टली यही होगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री. इट इज अ मर्जर विद अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर. जैसे हमने कहा ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, मर्जर ऑफ लिप्टन इंडिया एंड द ब्रुक बॉन्ड, दोनों टी इंडस्ट्री. अब दोनों आपस में मर्ज कर गए, so that is called as horizontal merger. डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का मर्जर हो गया. याद है, फर्म्स ऑपरेटिंग ऑन सेम होराइजन एट सेम लेवल in the product marketing chain. So that will be said as what? Horizontal merger. Number 2 is your vertical merger. In vertical merger, you will move backward and forward, just like you did in the integration, vertical integration. So backward and forward. So when you are merging with your supplier, input provider, that is backward merger, right? Or forward हो सकता है. It is a merger of two organizations that are operating in the same industry but at a different stage of production or distribution system. Backward integration and forward integration are the examples. The next one is the co-generic merger. Co-generic का मतलब क्या हुआ? Related. Co-generic का मतलब क्या हुआ? Related. So co-generic means related. जैसे आप कहते हो ना concentric conglomerate, तो co-generic का मतलब है concentric, right?
सो रिलेटेड में क्या होगा, जैसे अब एग्जांपल देखो, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर है, किचन अप्लायंसेज वाले किसी कंपनी के साथ क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, तो ये क्या है, रिलेटेड है ना, रेफ्रिजरेटर एंड किचन अप्लायंसेज, तो इसको बोलोगे आप रिलेटेड मर्जर, कोजेनरिक मर्जर. इन कोजेनरिक मर्जर, टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड इन सम वे और द अदर, so they are associated in some way, तो वो अगर आपस में मर्ज करते हैं, that is called as cogeneric. And the last one is conglomerate merger, मतलब unrelated merger. A conglomerate merger are the combination of organizations that are unrelated to each other. ये एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होते हैं, unrelated होते हैं, वो merge करेंगे तो क्या कहलाएगा, conglomerate merger. Now we have the expansion through strategic alliances. Expansion through strategic alliance. Strategic alliance, right? Definition को देखो पहले. A strategic alliance is a relationship between two or more businesses that enables each to achieve certain strategic objectives with which neither would be able to achieve on its own. Now take an example. Suppose you are a car manufacturer, okay, and seller, और आपके पास अपना distribution channel नहीं है, right? And there is another car company which is having the distribution channel. अब आप दोनों अलायंस फॉर्म करते हैं, और वो अलायंस आप क्यों फॉर्म कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सेस करूंगा, यानी कि आपके शोरूम में मेरी गाड़ी रहेगी, आप वहां से बेचो और उस पर कमीशन मैं आपको दूंगा. अब देखो दोनों का फायदा है. दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक अलायंस इज. द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज, शेयर द बेनिफिट्स and control over the partnership, and continue to make contribution to the alliance until it is terminated. For time period that will be that settlement, that adjustment will be done. Meanwhile सबकी अपनी आइडेंटिटी होगी, किसी का भी आइडेंटिटी का लॉस यहां नहीं हो रहा है. They will be independent and of course they will have some control over operations. जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें डिसाइड हुआ है, accordingly they will have control over business as well, right? Strategic alliances are often formed in the global marketplace between businesses that are based in different regions of the world. तो जनरली आपको अलायंसेस दिखेंगे कहां, ग्लोबल बिजनेस में. द रीजन इज वेरी सिंपल, द बिगेस्ट रीजन इज द ट्रेड बैरियर. है ना, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते हैं, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए द बेस्ट वे इज टू फॉर्म एन अलायंस विद सम एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक फॉर्म. Strategic alliances usually is only formed if they provide an advantage to all the parties in the alliance. Isn't that obvious? अगर सारे पार्टीज का फायदा नहीं होगा तो अलायंस फॉर्म नहीं होगा. तो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू राइट अबाउट अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो आपको बस इतना याद रखना है दैट इन दैट टू और मोर कंपनीज कैन कम इनटू अलायंस, राइट? पहली बात. दूसरी बात कि ऑल विल मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, सब ऑल आर इंडिपेंडेंट, दे विल हैव कंट्रोल ओवर बिजनेस एज वेल, करेक्ट, एंड दे विल शेयर प्रॉफिट. They will, and that alliance will be fulfilling the individual's objective. जो डिफरेंट कंपनीज के ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को ये क्या करेगा, पूरा करेगा. सबका फायदा होगा तभी अलायंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा. स्पेसिफिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है दैट इज द एडवांटेजेस. एंड जो अलायंस के जो एडवांटेजेस होते हैं ना आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के, उसको आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हो, जैसा आप देख रहे हो. पहला कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, सेकंड कैटेगरी इज इकोनॉमिक बेनिफिट, थर्ड कैटेगरी इज योर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, एंड फोर्थ कैटेगरी इज योर पॉलिटिकल बेनिफिट, राइट? इस तरह से आप 4 कैटेगरी में बेनिफिट्स को बांट सकते हैं. नंबर 1 इज द ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, राइट? सो शेयरिंग ऑफ स्किल, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं इन विच यू लैक स्किल, देन यू कैन फॉर्म एन अलायंस. आप अलायंस फॉर्म कर सकते हैं ताकि स्किल का क्या हो सके, शेयरिंग हो सके. तो आप क्या कह रहे हो, स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प टू लर्न necessary skills and obtain certain capabilities from strategic partners. तो पहला फायदा तो ये हो गया, if you are forming alliance with some company, तो आपको उनके स्किल्स को आप सीख पाओगे. हम कहते हैं सर इसमें नुकसान भी है. क्यों नुकसान है? क्योंकि ये कल के डेट में वो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे. जब अलायंस खत्म होगा तब तो वो हमारे पार्टनर नहीं होंगे ना, एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट अस, है ना, वो तो हमारे अलायंस पार्टनर थे. तो कल के डेट में वो हमें क्या करेंगे, बहुत नुकसान पहुंचाएंगे. ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली होता है ना, इट हैपेंस, राइट? तो ये कंसर्न जरूर है, और इसीलिए ट्रेड सीक्रेट नीड टू बी प्रोटेक्टेड, है ना. दोनों कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ट्रेड सीक्रेट क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे. बट ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट ये है दैट नेसेसरी स्किल्स कैन बी लर्न्ड फ्रॉम द अलायंस पार्टनर. व्हाट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट? इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करेंगे तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट की बात करेंगे, जाहिर सी बात है. So alliance में cost will reduce,
There can be reduction in the cost and risks by distributing them across the members of the alliances. So whatever risks is there in business, वो तो distribute हो रहा है ना parties में. And of course cost will also reduce. तो cost reduce हो रहा है, risk भी क्या होगा? Reduce होगा, and the companies will be able to achieve economies of scale. Greater economies of scale can be achieved in alliances as production volume increases, causing the cost per unit to decline. Finally, partners can take advantage of co-specialization as well. Co-specialization को भी वो as an advantage ले सकते हैं, creating additional value such as when a leading computer manufacturer bundle its desktop with a leading monitor manufacturer. तो एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर में बंडल इट्स प्रोडक्ट विद द मॉनिटर मैन्युफैक्चरर, तो को स्पेशलाइजेशन है. एक स्पेशलाइजेशन मॉनिटर में, एक स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर में, तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं टू क्रिएट बेटर वैल्यू फॉर द कस्टमर. सो दैट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट. देन कम्स टू द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट. सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या है? तो हम कहते हैं सर अब वो कंपीट नहीं करेंगे, दे विल बी कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, राइट. अलायंस है ना, सिमिलर कंपनीज हैं, एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं ना, दे विल कोऑपरेट, दे विल नॉट compete with each other. So rivals can join together to cooperate instead of competing with each other. Vertical integration can created where partners are part of supply chain. ये भी हो सकता है, vertical integration भी हो सकता है ना, forward backward integration भी हो सकता है, जहां आपके पार्टनर्स आपके सप्लाई चेन के ही पार्ट हैं. So from there you will be getting a lot of what strategic benefits. Then is the political benefits. So it strategic alliances are formed with a local foreign business to gain entry into a foreign market, either because of the local prejudice or legal barriers. So that is the political benefit, जो हमने पहले भी कहा था कि there are legal barriers, there are trade barriers. So if you have to enter into that country, so you can form alliance with the existing domestic foreign company. उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? Alliance form कर सकते हैं. Forming strategic alliance with politically influential partners may also help improve your own influence and position. इस बाहर से कोई कंपनी आती है तो किसके साथ अलायंस करना चाहेगी? मान लो तो आपके तो रिलायंस के साथ है ना, या ऐसी कंपनी के साथ जिनका गवर्नमेंट पे क्या है, इन्फ्लुएंस है. इससे क्या होगा? पॉलिटिकल हिंड्रेंसेस को हैंडल कर पाएंगे, लीगल बैरियर्स को इजीली हैंडल कर पाएंगे. क्या डिसएडवांटेज भी है? तो हमने तो डिस्कस भी कर लिया ना डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज को. सबसे मेजर डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? शेयरिंग. मेजर डिसएडवांटेज ही है शेयरिंग. तो नॉलेज क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है. स्किल क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है, जो भविष्य में दिक्कत दे सकता है आपको. Alliances require sharing of resources and profit, and also sharing knowledge and skill that otherwise organization may not like to share. आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को शेयर कर रहे हैं, जो आप वैसे नहीं करते. करते क्या? नहीं करते. Agreements can be executed to protect trade secrets. That is one part, but they are only as good as the willingness of the party to abide by the agreement. ऐसा कर सकते हैं हम. हमने कहा सर स्किल, नॉलेज, ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन डू द एग्रीमेंट, बट वो तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि पार्टी अवॉइड करता है या नहीं एग्रीमेंट का, और कोर्ट्स विलिंगनेस टू इन्फोर्स देम. स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में आल्सो क्रिएट पोटेंशियल कंपटीशन. अभी आपका एलआई है, कल आपसे अलग होता है, एग्जैक्टली आपकी तरह का प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि आपसे ही तो सीखा है उसने. तो क्या कर सकता है? ये पोटेंशियल कॉम्पिटिटर आपको दे सकता है. एंड देन वी हैव स्ट्रेटेजिक एग्जिट, है ना. इस सेशन को हम यहां रोकेंगे, राइट. और इस चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में करा रहा हूं. अब जो बाकी के जो पार्ट है ना, वो जहर है. जहर समझते हो? जहर है वो. कैसे जहर है? क्योंकि अब हमें स्ट्रेटेजिक एग्जिट पढ़ना है और फिर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पढ़ना है, जिसमें आपके 4 मैट्रिक्स, बिगरेंस ऑफ, है ना, फिर आपका जी मैकिन्से मैट्रिक्स है, आपका बीसीजी मैट्रिक्स है, और आपका एडीएल मैट्रिक्स है. इस चैप्टर की जान वो 3 मैट्रिक्स और स्ट्रेटेजिक एग्जिट, ये 4 कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर का, आप कह सकते हो क्रक्स है, राइट. और ऑलमोस्ट लेक्चर हमारा 2 घंटे का हो गया, राइट. इट्स बीन 145 मिनट्स. इतना काफी है. इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, है ना. इसका पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का, और जिस पार्ट 2 में, एंड दैट पार्ट 2 विल बी डिलीवर्ड इमीडिएटली. इनफैक्ट आई विल बी रिकॉर्डिंग राइट नाउ ओनली. मैं अभी ही रिकॉर्ड करूंगा, बट मैं एक साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वही वाली बात होगी, आप भी थक जाओगे और यू वोंट बी एबल टू कंटेम्पलेट एंटायर चैप्टर. थोड़ा लंबा है. अब आपको करना क्या है कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, राइट. और नेक्स्ट पार्ट में मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और इस चैप्टर को मैं वाइंड अप कर दूंगा. देन आफ्टर वी विल हैव 1 चैप्टर ओनली, चैप्टर नंबर 5, एंड दैट विल बी कंप्लीटेड टुमारो सर. तो कल ही आपका ये सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, और कल ही आपको आपका 5th चैप्टर भी मिल जाएगा. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर एसएम. Once we are done with SM, then we will enter into the FM.
FM में आप जानते हैं 169 मिशन 169 इज देयर, है ना, जिसमें हम हमारे FM के सारे इलस्ट्रेशंस के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को करने वाले और 2 कंपाइलेशन में आपको देने वाला हूं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। एक जो हमारे स्टडी मैथ के सारे क्वेश्चंस हैं उसका कंपाइलेशन और दूसरा जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसके कंपाइलेशन। तो आप समझ पाओगे, चैप्टर वाइज देख पाओगे कि किस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे स्टडी मैथ में और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए। और जब हम मिशन 169 को स्टार्ट करेंगे तो वेरिएशंस को भी मैं बताऊंगा, उन वेरिएशंस को आप बहुत आसानी से फिर समझोगे, एग्जाम में आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, राइट। सो स्टॉप हियर टुडे, सी यू नेक्स्ट सेशन, देयर विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर 4 एंड देन आफ्टर नेक्स्ट सेशन देयर विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर 5। मैं आपको बता दूं ये फाइनल रिवीजन नहीं है ना, ये आपका फर्स्ट रिवीजन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अभी बुलेट पॉइंट रिवीजन बाकी है। तो आई विल बी शेयरिंग अनदर शीट जिसमें हम बुलेट पॉइंट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ टॉपिक्स होंगे और टॉपिक्स के बुलेट पॉइंट्स हेडिंग्स होंगे, उसमें बिल्कुल भी कंटेंट नहीं होगा, बहुत मजेदार होगा, बहुत तेजी से आप उसको रिवाइज कर पाओगे। दैट नोट्स यू कैन यूज फॉर 1.5 डे, जो आपका एग्जाम का गैप मिलता है ना, उसमें आप उसको यूज कर पाओगे, राइट। चलो स्टॉप हियर टुडे इन दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग।